हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने एक वन शॉट लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है सेम सेम बट डिफरेंट। ये कहानी ईजान से डब्ल्यू होने वाली है, मतलब टॉप सान और बॉटम नीबो। तो चलिए फटाफट से इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक स्कूल में दो बच्चों को। एक लड़का जो बड़ा ही शांत और समझदार लग रहा था, और दूसरी तरफ एक लड़की थी जो लगातार उस पर चिल्लाए जा रही थी, उसके बाल खींच रही थी। वो बिल्कुल टॉम बॉय थी, लड़कों की तरह कपड़े पहने हुए थे, कैप पहनी हुई थी और लगातार उस लड़के पे लात और घूंसे बरसाए जा रही थी। ये थी शाओबाई, पूरी तरह से न्यूट्रल, किसी की ना सुनने वाली। दूसरी तरफ ये लड़का था जो बहुत ही डरा सहमा एक कोने में खड़ा हुआ था। जिस तरह से शाओबाई उस पर चिल्ला रही थी, उसकी तो उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। बेचारा चुपचाप खड़ा था। जब टीचर्स को इन दोनों के झगड़े के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही दौड़े दौड़े वहां पर चले आए। उनके साथ साथ प्रिंसिपल भी थे। ये दोनों उन बच्चों से पूछने लगे कि आखिरकार बात क्या हुई है, वो दोनों इस तरह क्यों झगड़ रहे हैं। तब स्कूल के बाकी बच्चे बताने लगे कि शाओबाई शाओबाओ को मार रही है। तभी शाओबाई पीछे मुड़ी और बाकी सबको ऐसे घूरने लगी जैसे उन्हें खा ही जाएगी, या फिर उसके बस आंखों से ही इन सब के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और बाकी सारे बच्चे भी सहम गए। शाओबाई से पंगा लेना कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो पिटाई ही ऐसे लगा देती थी कि सभी बच्चे उससे डरते थे। इस तरह शाओबाओ तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, तो कुछ भी बोल नहीं रहा था। अब टीचर ने उन दोनों को अलग किया और जो लेडी टीचर थी, उनकी क्लास टीचर थी, वो शाओबाओ के पास जाकर बैठ गई और उसे सही से खड़ा करते हुए बोली, शाओबाओ तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये देखकर शाओबाई और भी चिल्लाने लगी, आप उससे पूछ रही है, मुझसे नहीं पूछ रही। तो टीचर ने शाओबाई की तरफ देखकर कहा, तुम्हें चोट लगी भी है? शाओबाई ने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, देखा आपने, इस तरह से मेरे साथ भेदभाव होता है। ये है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये है आपका स्टाफ। प्रिंसिपल तो 4 साल की बच्ची की तरफ देखकर शॉक ही रह गए। ये बच्ची अभी तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं गई और इसको इतने सारे वर्ड्स पता भी है। प्रिंसिपल ने शाओबाई की तरफ देखकर कहा, मिस शाओ, चलो आप मेरे साथ ऑफिस में चलो। शाओबाई वहां से प्रिंसिपल के साथ चल दी। इधर शाओबाई के जाने के बाद थोड़ा सा सही हालत में आया और फिर उसकी टीचर उसकी केयर करने लगी। शाओबाओ बहुत ही प्यारा बच्चा था, सबके साथ मुस्कुराकर बात करता था। जहाँ शाओबाओ एक सिंसियर बच्चा था, एक बहुत बढ़िया सिंगर था, वहीं शाओबाई बस उधम मचाती रहती थी। वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी और खासकर उसकी हॉबी थी सभी लोगों को पीट देना, बेवजह झगड़े करते रहना। इसलिए वो बदनाम थी। कोई उससे पंगा नहीं लेता था, क्योंकि उसके खुद के डैड भी उसे कुछ भी समझा नहीं पाते थे, क्योंकि वो अपने डैड पर ही भड़क जाती थी। दूसरी तरफ शाओबाओ, जो हमेशा सबकी बात सुनता था, सबसे प्यार से बात करता था, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करता था, कोई भी उसे देखकर ही उस पर प्यार करने लग जाएगा। वो क्लास का टॉपर भी था, इससे शाओबाई और भी ज्यादा चिढ़ती थी कि सब लोग उसे प्रेज करते हैं। ये सब तो ठीक था, मतलब जब तक शाओबाओ ने शाओबाई का रास्ता नहीं काटा था तब तक सब सही था। पर आज सब लोगों को ग्राउंड पर बुलाया गया था, सब लोग खेल रहे थे और क्योंकि सभी बच्चों को सभी एक्टिविटीज आनी चाहिए, इसलिए इस क्लास की लड़कियों को चीयर लीडर या चीयर गर्ल बनाया गया था। और क्लास में बस 16 बच्चे थे, जिनमें से बस 5 ही लड़कियां थी और एक लड़की मतलब शाओबाई, जिसने अपना नाम चीयर लीडर के लिए नहीं सजेस्ट किया था, उसे जबरदस्ती स्कर्ट पहनाकर चीयर लीडर बनाया गया था, जिस बात से वो पहले से ही चिड़ी हुई थी। ऊपर से वो स्कर्ट उससे संभली भी नहीं जा रही थी, मतलब उसका जो बैठने का तरीका है बिल्कुल लड़कों की तरह था, पैर फैलाकर बैठना। तो शाओ बाओ ने उसके पैर से समेट लिए, उसकी स्कर्ट ठीक की
ये देखकर शाओबाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इससे पहले कि शाओबाई का हाथ उसके स्कर्ट से हटता, उसने अपने दोनों हाथों से शाओबाई के बाल पकड़ लिए और उसे ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी। शाओबाई तो इस सडन अटैक से इतना ज़्यादा डर गया कि कुछ भी बोल नहीं पाया। और जब तक बाकी सारे लोग चिल्ला उठे और शाओबाई की कंप्लेंट करने के लिए टीचर के पास चले गए, तब तक शाओबाई ने शाओबाई को बहुत अच्छे से पीट दिया था। शाओबाई, जिसे बचपन से ही इस तरह के असॉल्ट की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, वो तो सदमे में चला गया था, एक जगह पर फ्रीज हो गया था। उसकी टीचर उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। इधर शाओबाई प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गई। वहां जाकर जब प्रिंसिपल ने शाओबाई से कहा, मैं तुम्हारे डैड को कॉल लगाने जा रहा हूँ, तो शाओबाई ने कहा, उनसे कहना मेरे लिए एक ढंग की ड्रेस लेकर आए। तब तक शाओबाई के पेरेंट को कॉल भी लग चुका था और वो शाओबाई के कपड़े लेकर भाग भी चुके थे। और इधर प्रिंसिपल के सामने शाओबाई लगातार चिल्लाती जा रही थी, आपका स्टाफ ऐसे पार्शलिटी करता है। मतलब वो आराम से चेयर पर बैठकर अपने प्रिंसिपल के सामने स्कूल के सारे टीचर, सारे बच्चे सबके गुणगान कर रही थी। प्रिंसिपल वांग यीशु शाओबाई की तरफ देखकर कह रहे थे, पार्शलिटी का मतलब भी पता है बेटा? तो शाओबाई ने कहा, हाँ, जब आप किसी को फेवर करते हो और किसी को नापसंद करते हो। प्रिंसिपल वांग बस सर हिलाकर शाओबाई की सारी बातें सुनने लगे, जो कि लगातार कंप्लेंट पे कंप्लेंट ही किए जा रही थी। कुछ ही देर में प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई और एक सिंपल सा लड़का अंदर आया। हाँ, उसे लड़का ही कह सकते हैं क्योंकि वो इतना मैच्योर लग नहीं रहा था। शाओबाई ने मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, जान आ गए तुम, पूरे 4 मिनट लेट हो, कहाँ मर गए थे इतनी देर तक? जान अपोलॉजिकली एम्बैरेसिंगली बस एक एक कदम आगे बढ़ा और इस शेरनी के बगल में जाकर बैठ गया। वही प्रिंसिपल ऑफिस में उसकी कंप्लेंट सुनते हुए उसकी स्कर्ट निकालने लगा, उसे ढंग की कार्गो पैंट पहना दे, साथ ही साथ जो ऊपर फैंसी सा टी शर्ट पहना था वो उतारने लगा। और इधर शाओबाई की कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स चल ही रही थी कि कैसे ये कपड़े चुभते हैं, कैसे ये कपड़े गर्लिश लगते हैं। शाहजहान इन सब के बीच में कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस अपनी बच्ची को ढंग के कपड़े पहना रहा था। पांगिजो ने ये पूरा सीन देख लिया। जो कुछ भी शाहबाई के बालों में लगाया गया था, वो डेकोरेशन मटेरियल, वो भी सब कुछ शाहजहान ने निकाल दिया। और जब शाहबाई पूरी तरह से अपने गेटअप में वापस आ गई, तब वांगिजो ने कहा, वेल ये सब तुम बाहर जाकर भी कर सकते थे। तभी शाओबाई गुस्से से वांगिजो की तरफ देखकर बोली, बाहर भी जाकर कर सकते थे मतलब हम कोई गलत चीज कर रहे थे? इधर शाहजहान, जिसने अपोलॉजी के लिए वापस से अपना सर झुकाया था, वो बस अपनी मुंडी एक साइड करके शाओबाई की तरफ देखने लगा। शाओबाई अपनी टांगों को दिखाते हुए कह रही थी, आपने इन्हें नहीं देखा, मैंने अंदर से पूरे कपड़े पहन रखे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर पूरी तरह से अनड्रेस भी हो जाऊँ तब भी कोई मुझे नहीं देख सकता। पांगिजो बस सर हिलाकर शाओबाई की तरफ देख रहे थे कि इस लड़के के पास हर एक चीज का जवाब होता है। अब प्रिंसिपल ने शाओबाई को वहां से जाने के लिए कहा। वेल वो किसी भी बच्चे पर ब्लेम नहीं करना चाहते थे, वो बस उसके पेरेंट्स से बात करना चाहते थे। शाओबाई उस चेयर से कूद कर नीचे उतरते हुए बोली, ठीक है सर, मैं जा रही हूँ, पर एक बात का ख्याल रखना, मेरे डाडा को बिल्कुल भी डांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका ब्लेम मेरे ऊपर है और मैं इस चीज को मानती हूँ कि मैंने उस लड़के को पीट दिया। हाँ, मैं थोड़ी सी गुस्सा थी, पर चलो मैं उस लड़के से जाकर माफी मांग लूंगी। ठीक है, मैटर सॉल्व, अब मेरे डाडा को जाने दीजिए। गांधीजो ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे डाडा को नहीं डांटूंगा। इस पर भी शाओबाई बस प्रिंसिपल को घूरते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शाहजहां मुस्कुराया और प्रिंसिपल को देखकर बोला, ये जरा शॉर्ट टेम्पर्ड है। पांगिजो ने शाहजहां की तरफ देखकर कहा, जरा, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है और तुम इसे संभालते कैसे हो? वैसे तो तुम्हारी उम्र भी नहीं लगती, एक मतलब तुम्हारा 4 साल का बेबी है, क्या तुमने कॉलेज में? शाहजहां ने बस सर हिलाकर मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं
मैं इसका रियल फादर नहीं हूँ, मैंने इसे अडॉप्ट कर रखा है। तो वांगीज़ू ने कहा, अडॉप्ट? वो भी इतनी जल्दी? शाहजहां ने कहा, एक्चुअल में इसे मेरे मॉम डैड ने अडॉप्ट कर रखा है और वो हॉलीडेज पे चले गए हैं, इसलिए मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। वांगीज़ू ने कहा, पर वो तुम्हें भाई की जगह दादा कह रही है। शाहजहां ने कहा, हाँ, क्योंकि उसको ओल्ड मम्मी पापा नहीं चाहिए थे, इसलिए वो मुझे डैड कहती है और मेरे मम्मी पापा को ग्रैंडपा और ग्रैनी कहती है। अब दोनों बच्चों के एंगर इश्यूज को डिस्कस करने लगे, खासकर ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। शाहजहां ने वांगीज़ू की हर बात को एग्री किया और शाहबाई का अच्छे से ख्याल रखने का वादा करके वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ कुछ ही देर में वांगीज़ू को एक और कॉल आ गया और कॉल आते ही वांगीज़ू तुरंत स्टिफ हो गए और कहने लगे, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है, उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, इन पर्सन आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ उसे भेज दूंगा। वेल, शौबाई जैसे ही वापस से क्लास में गई, उसने देखा कि शौबा तो उसे देखकर डर रहा है, मतलब लिटरली तो शौबाई को देखकर कांप रहा था। शौबाई को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मोस्टली तो लड़के उस पर ही ज़्यादा तंज कसते हैं या फिर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हैं। पर शौबा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उल्टा वो तो डर रहा है। ये देखकर शौबाई खुद से उसके पास गई, उसके पास बैठी और कहा, तुम डर क्यों रहे हो? तो शौबा बस हल्का सा खिसका, शौबाई से दूर होने लगा। तो शौबाई ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, तुम डर क्यों रहे हो? लड़के हो ना, लड़के थोड़े डरते हैं। शौबा ने कहा, पर मेरे डैड ने कहा है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें उन्हें मारना नहीं चाहिए। शौबाई ने कहा, और तुम्हारे डैड ने ये नहीं बताया कि लड़कियों के स्कर्ट को हाथ नहीं लगाना चाहिए? तो शौबा ने कहा, मैम, तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा था, तुम्हारी स्कर्ट ठीक कर रहा था। शौबा ने कहा, ठीक कर रहे थे? क्यों, क्या हुआ? शौबा ने कहा, शौबा बोला, तुम्हारी स्कर्ट वो सही नहीं थी और बाकी बच्चे तुम्हें देख रहे थे, इसलिए मैं उसे सही कर रहा था। इस पर शौबाई ने हंसते हुए शौबा के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, अच्छा, तो तुम मेरी हेल्प कर रहे थे? शौबा ने बस सर हिलाया। तो शौबाई ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पर तो तुम्हें एक गिफ्ट देना बनता है। चलो, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वैसे तो शौबाई के इतने जोर से पकड़ने की वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा था, पर वो इस छोटी सी शर्मी को वापस से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं। लंच ब्रेक हुआ और शाहबाई ने शौबा को टिफिन शेयर करने के लिए कहा, पर शौबा टिफिन नहीं लाया था। तो शौबाई ने सबसे कहा कि सबने अपना एक्स्ट्रा टिफिन जो लाया है वो शौबा को दे दो। तो सभी बच्चे अपना सेकंड टिफिन शौबा को देने लगे। उस स्कूल में एक सिस्टम था कि हर एक बच्चा अपने साथ साथ एक छोटा टिफिन में कैरी करता था, जिससे अगर कोई बच्चा टिफिन भूल जाए तो वो टिफिन उसे देकर उसकी भूख मिटाई जा सकती है। इस तरह से शौबाई ने सबसे कहा कि शौबा का टिफिन दे दे। शौबाई तो स्कूल की गुंडी थी, इसलिए उसे मना करना किसी की भी हिम्मत नहीं थी। सब बच्चे अपना अपना टिफिन लाकर शेयर करने लगे। तभी एक आदमी भागता हुआ वहां पर आया। शौबा जो अपना टिफिन भूल गया था, ये उसका ड्राइवर था और उसके लिए टिफिन लेकर आया था। जैसे ही सबने शौबा का टिफिन देखा, उसमें इतने सारे बॉइल्ड वेजीज थे। ये देखकर सभी बच्चे शौबा की तरफ देखने लगे, कुछ उसका मजाक बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन शौबा को उस टिफिन को देखकर बुरा लगा। उसने शौबा की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना बेस्वाद खाना कैसे खा सकते हो? शौबा ने कहा, पर मेरे घर में तो यही बनता है। शौबा ने कहा, कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। ये कहते हुए उसने अपना टिफिन शौबा को दे दिया और कहा, तुम सही से खाना खाओ। शौबा को शौबाई की ये बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और वो उसे एक गार्डियन एंजल की तरह लगने लगी। अब दोनों की दोस्ती तो हो गई है। दोनों ने भी अपने हाथ पर एक निशान ड्रॉ करते हुए कहा, अब से हम पक्के दोस्त हैं ना?
तो ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है। तभी शौबा ने कहा, अरे ऐसा सेम निशान मेरे दूसरे हाथ पर है। ये कहते हुए वो शौबा को वो निशान दिखाने लगा। शौबा ने अपने हाथ पर वो निशान दिखाया, मतलब जो निशान उसके दाएं हाथ पर था वही सेम निशान शौबा के बाएं हाथ पर था। तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के हाथ पर सेम सेम निशान कैसे हो सकता है? शौबा ने कहा, एक निशान मेरे कंधे पर भी है। शौबा ने कहा, दिखाओ। तो शौबा ने अपने शर्ट के 2 बटन खोले, अपने कंधे को एक्सपोज किया और दिखाया। शौबा ने कहा, अरे ये निशान तो मेरे भी कंधे पर है, ये देखो। ये कहते हुए उसने भी अपने कंधे के ऊपर का निशान दिखाया। तब सभी बच्चे शौबाई और शौबा से कहने लगे, कहीं तुम कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन तो नहीं हो? अब शौबाई ने शौबा से उसके बर्थ डेट पूछे, तो दोनों की बर्थ डेट भी एक निकली और दोनों को एक ही ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया था। एक को शौजान ने और दूसरे को यूबिन ने। मतलब ये बात शौबाई कह रही थी, तुम्हारे डैड का नाम यूबिन है? तो शौबा ने कहा, नहीं, मेरे डैड का नाम वांग ईबो है। शौबा ने कहा, इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे डैड का नाम वांग ईबो, तुम्हारे डैड का नाम वांग ईबो है। शौबा ने कहा, धीरे से बोलो, मेरे डैड ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। शौबा ने कहा, वो तो करेंगे ही, वो इतने फेमस जो है। शौबा ने कहा, धीरे से बोलो ना, सबको पता चल जाएगा। शौबा ने अब अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकती, मेरे बगल में वांग ईबो का बेटा बैठता है। तुम्हें पता है मैं उसकी कितनी बड़ी फैन हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके जैसे कपड़े भी पहनती हूँ। ये देखो, ये देखो, कहते हुए वो अपना हेडबैंड दिखाने लगी, अपना रिस्ट बैंड दिखाने लगी और उसके कपड़े भी ऑलमोस्ट वांग ईबो के जैसे ही थे। और ये चीज़ शौबा ने अब जाके नोटिस की थी। शौबाई उसे वांग ईबो के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने लगी। लिटरली वो उसकी फैन थी और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पागल थी। शौबा ने कहा, अरे वाह, अगर तुम मेरे डैड को इतना पसंद करती हो तो जब मेरे डैड सिटी में होंगे ना तो मैं तुम्हें कभी अपने घर पे बुलाऊंगा, प्रॉमिस? शौबाई ने शौबा से पूछा। तो शौबा ने कहा, हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस। अब इस बात से दोनों में इतनी ज़्यादा दोस्ती हो गई कि बस कहना ही क्या। शौबाई तो शौबा से कहने लगी, कभी जब तुम्हारे डैड आएंगे तब क्यों, मुझे आज ही तुम्हारे घर आना है। तो शौबा ने कहा, तुम्हारे डैडा गुस्सा नहीं करेंगे? तो शौबाई ने कहा, हाँ, उनको तो मैं देख लूँगी। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई वैसे ही यूबिन शौबा को लेने के लिए आ गया। यूबिन बहुत ही टिमिड पर्सन था, बहुत ही शांत। शौबा भी बिल्कुल उसी की तरह बन गया था। इधर शौबाई ने जैसे ही यूबिन को देख लिया उसने कहा, अंकल जरा इधर तो आना। यूबिन शौबाई के पास चला गया तो शौबाई ने कहा, अपना फ़ोन दो। यूबिन ने उसे अपना फ़ोन निकाल कर दिया। तो शौबाई ने उसके फ़ोन से अपने डैड का नंबर डायल किया, शौजान का। शौजान ने कॉल पिक किया तो शौबाई ने कहा, मुझे लेने आने के लिए स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। शौजान ने कहा, क्या हुआ, क्या तुमने फिर से कोई गड़बड़ कर दी? तो शौबाई ने कहा, आप कोई अच्छा सा गेस नहीं कर सकते कि मेरा कोई दोस्त भी बन गया होगा और मैं उसके घर जाने वाली हूँ। शौजान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम किसके घर जाना चाहती हो? शौबाई ने कहा, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई टीनेज गर्ल नहीं हूँ जो किसी भी लड़के के घर जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। शौजान ने कहा, तुम ना ये मूवीज देखना बंद करो, पता नहीं कैसे कैसे चीजें सोचती रहती हो। शौबाई, मुझे तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल है। शौबाई ने कहा, हाँ जानती हूँ, पर मैं आज जिस लड़के के साथ मैंने झगड़ा किया था उस लड़के के घर जा रही हूँ और उसके ड्राइवर को बोल दूंगी कि वो मुझे अपने घर भी छोड़ देगा। शौजान ने कहा, पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शौबाई ने कहा, मैंने कहा ना, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे भी जो कुछ भी आप मुझे सिखाते हो वो सब मेंटल टेक्निक्स और मार्शल आर्ट किस दिन काम आएगा, तो मैं अपना ख्याल रख लूंगी और टाइम से घर पहुंच जाऊंगी। शौजान ने कहा, प्लीज उन अंकल को फोन देना जिनका फोन तुमने लिया है। शौबाई ने कहा, आपको मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना? शौजान ने कहा, हाँ मेरी माँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर अभी उन अंकल को फ़ोन दो। तो शौबाई ने यूबिन के सामने फ़ोन पकड़ा। यूबिन समझ नहीं पाया तो शौबाई ने कहा, बात करो। यूबिन ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। शौजान ने कहा,
हेलो मिस्टर, मैं शाबाई का फादर बोल रहा हूँ। यूबिन ने कहा। जान जान। शाहजहां ने कहा, यूबिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब दोनों का ये सवाल एक साथ ही था। दोनों स्कूल टाइम के दोस्त थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी और दोनों अपने अपनी लाइफ में सेटल हो गए। जनजन को पता था कि यूबिन किसी फेमस सेलिब्रिटी का ड्राइवर बन चुका है और यूबिन को भी पता था कि जनजन ने अपना आर्ट परस्यू किया है और अभी एक आर्टिस्ट है। पर अब जब जनजन को पता चल गया कि शाबाई यूबिन के साथ जाने वाली है तो उसकी भी चिंता दूर हो गई। उसने कहा, शाबाई तुम्हें तंग करे तो मुझे कॉल कर देना। दूसरी तरफ यूबिन बोला कि हाँ हाँ टेंशन मत लो, मैं उसे घर छोड़ दूंगा, वो आराम से शाम तक पहुंच जाएगी। तो दोनों की भी टेंशन हल हो गई। तो शाबाई अब शाहबाग के घर निकली। कुछ ही टाइम में एक हाई सिक्योरिटी एरिया में उनकी कार पहुंच गई। शाबाई पहली बार शाहबाग के घर जा रही थी और शाहबाग उसे खुशी खुशी पूरा घर घूम कर दिखा रहा था। तभी शाबाई की नज़र एक पेंटिंग पर गई और उसने कहा, ये पेंटिंग? शोभा ने कहा, हाँ, मेरे डैड को ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। शोभा ने कहा, ये तो मेरे डैड की पेंटिंग है। शोभा ने कहा, अच्छा सच में? पता है ये आर्टिस्ट जब भी अपनी पेंटिंग को सेल करने के लिए जाता है, जब भी एग्जीबिशन लगाता है, तब मेरे डैड जाकर सारे पेंटिंग्स उठा लाते हैं। तुम इस घर में देखो, हर तरफ वही पेंटिंग्स है। शोभा ये कहते हुए शाबाई को घर की सारी पेंटिंग्स दिखाने लगा, यहाँ तक कि जिस कमरे में उसका जाना मना था, मतलब उसके डैड के कमरे में, उस तक की चाबी उसने यूबिन से ले ली और फिर पूरा घर घूम कर दिखाया। बेडरूम में भी शाहजहां की बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। शाबाई ने शोभा की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे डैड की फैन हूँ और तुम्हारा डैड मेरे डैड के फैन है, ये कुछ अजीब नहीं हो रहा? शोभा ने कहा, कैसा अजीब? क्या अजीब? मुझे तो सब कुछ कोइंसिडेंस ही लग रहा है। शाबाई ने कहा, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। उसने यूबिन की तरफ अपना पूरा चेहरा किया और कहा, अंकल क्या आप जानते थे कि मैं शाहजहां की बेटी हूँ? यूबिन ने कहा, मैं कैसे जानूंगा? तो उसने यूबिन की तरफ इशारा किया और उसे नीचे बुलाया और जैसे ही यूबिन नीचे बैठा, शाबाई ने उसके कान पकड़ लिए और उसे जोर से मरोड़ दिया और कहा, सच सच बताओ, ये सारी प्लॉटिंग आपकी है ना? सारी प्लानिंग आपकी है ना? यूबिन ने कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? शाबाई ने कहा, मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। जिस तरह से आप हमारे पीछे पीछे घूम रहे हो और जैसे जैसे हम एक एक क्लू तक पहुंच रहे हैं, आपके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। तो मुझे लगा ये सब आपने करवाया होगा और मैंने अंदाजे से बोल दिया और आप फंस गए। यूबिन ने कहा, हाँ, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। शाबाई ने कहा, अब सच बताओ, ये सब आप क्यों कर रहे हो? तो यूबिन दोनों बच्चों को लिविंग रूम में लेकर आया, उन्हें अपने सामने बिठाया और कहा, एक्चुअली मैं एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर रहा हूँ। शाबाई ने कहा, जल्दी से बको। यूबिन ने कहा, देखो, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, जैसे तुम्हारे डैड और तुम्हारे डैड। उसने शाबाई और शाबा की तरफ इशारा किया। तुम्हारा डैड एक आइडल है। यूबिन शाबा को बताने लगा, वो क्या करेंगे, स्टेज शोज करेंगे, कभी मूवीज़ में जाएंगे और फिर किसी के साथ अफेयर करेंगे, पता नहीं कौन सी लड़की उनके लाइफ में आएगी, और या यूँ कहो कि लड़का। लड़का? शाबाओ कुछ देर तक तो मतलब उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। शाबाई ने कहा, हाँ आगे बोलो। यूबिन ने कहा, क्योंकि तुम्हारे दोनों के डैड को लड़के पसंद है, इसलिए मैं उन्हें पेयर करने की सोच रहा था। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों आपस में मिले और आपस में प्यार करें। शाबाई ने कहा, पर आप उन दोनों को ही क्यों मिलाना चाहते हो? यूबिन ने कहा, देखो, तुम दोनों ट्विंस हो, मतलब तुम दोनों एक्चुअल में ट्विंस हो। शाबाई ने कहा, मुझे लगा ही था। यूबिन ने कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की फैमिली कंप्लीट हो जाए और मुझे भी रिसेंटली इस चीज़ का पता चला, इसलिए मैं उन दोनों को एक साथ मिलाना चाहता हूँ। तो क्या तुम दोनों इस चीज़ में मेरी मदद करोगे? शाबाओ इन सब चीज़ों को प्रोसेस कर रहा था। तब तक शाबाई यूबिन के साथ हाथ वाथ पंजा वंजा मिलाकर
इस प्लान पर काम करने के लिए रेडी हो चुकी थी। शाहबाई की तरफ देखकर कह रहा था, तुम मेरी सच में ट्विन सिस्टर हो? शाहबाई ने कहा, तुम्हारी रील अभी तक वहीं पर अटकी पड़ी है। अरे हम दोनों ने ये तय भी कर लिया है कि हम हमारे डैड को मिलाकर रहेंगे, उन्हें डेट पर भेजेंगे। शाहबाई ने कहा, डैड को मिलाकर रहेंगे, डेट पे भेजेंगे? शाहबाई ने कहा, चलो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अंकल चलो आप आगे की प्लानिंग के बारे में बताओ, मुझे भी वांग ईबो की बेटी बनने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर क्या था, यहाँ से शुरू होता है रियल मिशन। मिशन वांग ईबो और शाहजहां को मिलाने का। वैसे तो वांग ईबो इतना फेमस आइडल है कि वो घर पर भी ज्यादा नहीं रुकता। ऐसे में ईबो और शाहजहां को मिलाए कैसे? ये तीनों बच्चे एक लाइन में बैठकर सोच रहे थे। तीनों अपने सर पर अपनी एक उंगली टैप कर रहे थे। बिल्कुल यूबिन और उसकी दोनों परछाई लग रही थी। यूबिन ने कहा, क्यों ना हम ईबो से ये कह दे कि सेन शाहजहां उससे मिलना चाहता है, या फिर झान से ये कह दे कि ईबो उससे मिलना चाहता है। शाहबाई ने यूबिन की तरफ देखकर कहा, और ऐसा हमारे डैडा क्यों करेंगे? वो उनसे क्यों मिलना चाहेंगे? थोड़ी देर बाद शाहबाई ने कहा, क्यों ना डैडा के लैपटॉप से हम वांग ईबो को मेल भेजते, या फिर ईबो के लैपटॉप से जहसन को मेल भेजते। क्या कहकर? शाहबाई ने पूछा। तो शाहबाई ने कहा, यही दोस्ती के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तीनों ने इस बात पर भी डाउन थम डाउन किया, मतलब ये आइडिया भी रिजेक्ट हो चुका था। शाहबाई ने कहा, ऐसे में तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही आ सकते हैं, वो भी कंपलसरी वाली। यूबिन और शाहबाई दोनों शाहबाई की तरफ देखने लगे। सच में इस बुद्धू ने तो सच में जीनियस आइडिया दिया था। अब यूबिन ने तुरंत ही ईबो को फोन लगाया। ईबो ने कॉल पिक करते ही कहा, हाँ यूबिन बोलो। यूबिन ने कहा, सर लिटिल मास्टर के स्कूल से मैसेज आया है कि उनकी मीटिंग है और आपको कंपलसरी विजिट करना ही है। ईबो ने कहा, फिलहाल तो मेरा इटली में कॉन्सर्ट है, मैं अभी तो नहीं आ सकता, मेरे बिहाफ पर तुम अटेंड कर लो। कोई बात नहीं, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। ठीक है सर, कहते हुए यूबिन ने कॉल कट कर दिया। शाहबाई ने कहा, दादा ऐसे क्यों आएंगे? मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो अंकल ही आते हैं। शाहबाई ने कहा, फिर तो कुछ और सोचना पड़ेगा। यूबिन ने कहा, हाँ मैं तो सोच रहा था इन दोनों को पहाड़ों पे भेज दूं, वहां जाकर कोई इंटरनेट ना हो, कोई कनेक्टिविटी ना हो, ये दोनों बस अपने आपस में रहे। शाहबाई ने कहा, आइडिया। यूबिन और शाहबाई उसकी तरफ देखने लगे। शाहबाई ने कहा, क्यों ना हमारे ऑर्फनेज में इन दोनों को भेज दिया जाए। यूबिन ने कहा, पर ये ऑर्फनेज क्यों जाएंगे? शाहबाई ने कहा, क्योंकि वहां पर कोई फंक्शन रहेगा। अंकल अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऑर्फनेज में कोई फंक्शन अरेंज करना पड़ेगा, जिससे कंपलसरी पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। यूबिन ने कहा, एक्सीलेंट, ये तो मैं कर सकता हूँ, पर इसमें भी एक कैच है। शाहबाई बोली। यूबिन ने कहा, क्या? शाहबाई ने कहा, झांझान मेरा डैड नहीं है, मैं उसको डैड बोलती हूँ, बट वो मेरा डैडा है नहीं, वो है मेरा बड़ा भाई। अगर ऐसे में कंपलसरी पेरेंट्स को बुलाया जाए तो वो तो नहीं जा सकता। हाँ, आप ये कह सकते हो कि फैमिली मेंबर को बुलाए, और अगर फैमिली मेंबर की बात हुई फिर तो अंकल वांग आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल देंगे, तो हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। यूबिन ने कहा, वैसे तुम्हारे मॉम डैड हनीमून पे गए हैं ना? शाहबाई ने कहा, हाँ। यूबिन ने कहा, क्यों ना उनके हनीमून से आने से पहले ही हम ये मीटिंग फिक्स कर दें? शाहबाई ने कहा, हाँ ये हो सकता है, पर क्या तब अंकल ईबो हमें मिलेंगे? यूबिन ने कहा, उनकी फ्राइडे की फ्लाइट है, तब तो वो घर आ रहे हैं, उसके बाद हम सैटरडे का प्लान कर सकते हैं। एक्सलेंट। अब तीनों ने इस बात पर थम्स अप किया और सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए। सबसे पहले तो शाहबाई को उसके घर छोड़ा गया, फिर यूबिन और शाहबाई घर आ गए। यूबिन अपने ऑर्फनेज में
कॉन्टेक्ट्स करने में लग गया। लकीली वहाँ पर जो काम करता था उसके साथ भी यूबिन की किसी तरह से जान पहचान निकली और फिर यूबिन ने पूरा प्लान उसे बता दिया कि जितने भी ऑर्फनेज से बच्चे किसी ने अडॉप्ट किए हैं उन सबको वापस बुला लो और उन पेरेंट्स की मतलब फॉस्टर पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ कैसी बॉन्डिंग है ये चेक करो और इसको कोई गवर्नमेंट का नाम भी दे दो, किसी पॉलिसी का नाम भी दे दो तो ये बेटर काम करेगा। तो सब कुछ इस आइडिया के साथ आ गए कि अब तो ईबो और संजान मिलकर ही रहेंगे। ये तीनों ने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया। तुरंत ही शाहजहां को और साथ ही साथ वांगीबो को भी एक मेल मिला ऑर्फनेज की तरफ से कि सभी पेरेंट्स को जिन्होंने भी इस ऑर्फनेज से बच्चे अडॉप्ट किए हैं उन सबको वापस आना पड़ेगा और बच्चों के साथ एक दिन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि बाकी बच्चों को भी उम्मीद मिले कि उन्हें भी कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा और एक अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर लेगी। साथ ही साथ ये इवेंट नेशनल टीवी पे भी टेलीकास्ट किया जाएगा जिससे लोगों का नज़रिया बदलेगा अडॉप्शन प्रोसेस के लिए, इस ऑर्फनेज के लिए। साथ ही साथ हर एक की पॉजिटिव पब्लिसिटी होगी। वेल ईबो के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका था अपनी पब्लिसिटी कराने का। हाँ, वो एक आइडल था, उसके शोज होते थे, उसे हमेशा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब पॉजिटिव पीआर की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो रिलायबल रहे, रेलेवेंट रहे। और जब आप एक सोशल यूथ आइकन बन जाते हो या फिर इस दौड़ में लगे रहते हो तो फिर आपकी लाइफ आपकी अपनी नहीं रहती, आपकी मोस्टली लाइफ मैनेजर के थ्रू आप पर थोपी जाती है और सारे काम उसी अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। बस आपके काम को प्रायोरिटी दी जाती है। टीबो के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसका मैनेजर ने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हें आना पड़ेगा और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ईवो ने कहा क्या मैं शाबाओ के साथ घर पर वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करके पब्लिश नहीं कर सकते। इस पर मैनेजर का कहना था कि घर पर रिकॉर्ड हुई चीज़ें बिलीवेबल नहीं होती जब तक तुम उस कम्युनिटी में नहीं जाओगे, सब लोगों के साथ घुल मिल नहीं जाओगे, तब तक उन चीज़ों पर लोगों को यकीन नहीं होगा। वहाँ पर तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि शाबाओ कितना ज़्यादा खुश है, तुम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी पेरेंटिंग कर रहे हो। ईवो ने कहा चलो ठीक है फिर ये शेड्यूल कर दो। एक्चुअली ईवो का शाबाओ को अडॉप्ट करना ये भी एक पीआर स्टंट ही था, उसके मैनेजर द्वारा कराया गया था। ईवो को तो एक्चुअल में ये सब कुछ ज़बरदस्ती पेरेंट बना दिया गया था। एक्चुअल में ये सब उसके प्लानिंग का हिस्सा था भी नहीं और ना ही उसके लिए कन्वीनियंट था। बस पीआर के लिए उसके मैनेजर ने ज़बरदस्ती उसे एक बच्चा अडॉप्ट करवाया, उससे ये कहकर कि इस बच्चे को फुल टाइम कोई ना कोई केयर टेकर मिलेगा। ईवो को बस उसे अपने घर में रखना है और कभी कभार उससे 2-4 मीठी बातें करनी है। पहले तो ईवो को ये सब बड़ा झंझट लगता था क्योंकि वो अपने 15 साल से जो वो कर रहा था, मतलब आइडल की शोज़ कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, उस सब के बीच में अगर वो घर जाए और उसे थोड़ी भी प्राइवेसी न मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा। लेकिन जब शाओबाओ उसकी लाइफ में आया तभी वो ने जाना कि ये चीज़ इतनी भी बुरी नहीं है। उसके लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसा दोस्त रहता है कि वो शाओबाओ को अपना बच्चा कह ही नहीं सकता था क्योंकि वो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें करता था। इनफैक्ट उसके लिए उसे घर आना भी पसंद था कि घर में चलो कोई तो है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है। शाओबाओ ने ईवो को मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने में काफ़ी हेल्प की थी। दूसरी तरफ शाओबाई को अडॉप्ट करने की एक बहुत ही स्पेशल वजह थी। सैनसान के बर्थडे के लिए उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे मनाने पहाड़ियों वाले मतलब उन्हें वेकेशन मनाना था और एक आउटसाइडर हिल स्टेशन वो ढूंढ रहे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। तो ऐसी जगह पर वो सैनसान का बर्थडे मनाने के लिए गए और एक उनके मन के अंदर की भावना थी कि ज़ान आम लोगों को देखे, उन बच्चों को देखे जिनके पास ज़्यादा कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं ये दिखाने के लिए उसके पेरेंट्स उसे ले गए थे। सो ज़ान जो कि बड़े ही लाड प्यार में बड़ा हुआ था अपने पेरेंट्स के, मतलब वो राजा बेटा था, उसे कोई किसी चीज़ का गम नहीं था। अपने पसंद का प्रोफेशन चूज़ किया था और उसमें भी वो बहुत अच्छा कर रहा था।
बस उसे बाहरी दुनिया की समझ भी नहीं थी, खबर भी नहीं थी। ऐसे में शॉ कपल चाहते थे कि उनका जो छोटा-सा बिज़नेस है, वो सँभालने के लिए कोई बिज़नेस माइंडेड पर्सन उन्हें मिले। और उन्होंने जब शॉ को देखा, मतलब करीब 2 साल की उम्र में ही वो हद से ज़्यादा चालाक थी। ऐसे बच्चों से छीन के खाना खाना, गुंडी थी, छोटी लेकिन गुंडी थी। तो वो उनके मन में भर गई कि हाँ, हमें ये बेटी चाहिए हमारी। इसलिए उन्होंने शाओ बाई को अडॉप्ट कर लिया और उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दी। मतलब जैसे शाओजन की मदर थी, बिल्कुल फियर्स से, बिल्कुल शाओ बाई अपने मदर पे गई थी। और अभी शाहजहान अपनी मदर के छोटे वर्जन को देख रहा था, जो उसके तरफ देख कर कह रही थी, अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। कितना रूम फैला के रखा है, अपना स्टूडियो फैलाते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरा घर बिल्कुल टाइडी चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखना, ये टॉल या नहीं होने चाहिए। ये स्लीपर्स कैसे तुमने फैला कर रखे हैं, ठीक से उठा कर रखने नहीं आते। झंझन को कोसते हुए छोटी सी शाओबाई उसके सारे काम कर रही थी। तो झंझन ने उसे उठाकर बेड पर रख दिया और बोला, क्या कर रही हो? शाओबाई ने कहा, क्या कर रही हो मतलब? काम कर रही हो, तुमसे तो कोई काम होता नहीं है। झंझन ने कहा, बहन रुक जा, मैं सारे काम कर लूंगा, बस मुझे बता दे कौन कौन से करने हैं। तो शाओबाई वहां से ऑर्डर देने लगे और जहान ने अपनी सारी चीज़ें ठीक की। मतलब बाहर से कपड़े सूखे हुए लाए, उन्हें फोल्ड किया, खुद के शाओबाई के कपड़े सही से रखे। फिर उन्होंने जो खाना मंगाया था, शाहजहान को खाना बनाना नहीं आता था, तो उन दोनों का सहारा था टेक आउट्स। तो उन्होंने जो खाना मंगाया था उसके डिस्पोजेबल कप्स वगैरह वो सब डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए थे। तो सारा कचरा पड़ा हुआ था घर में, वो सारा फेंक दिया। इतने सारे काम होने के बाद शोबाई ने कहा, तुमने अपना फ़ोन कब चलाया था? शाहजहान ने कहा, अभी सुबह ही तो चलाया था, तभी तो कॉल आया था। शोबाई ने कहा, उसके बाद? शाहजहान ने कहा, उसके बाद तो नहीं, उसके बाद तो मैं पेंटिंग करने में बिजी हो गया। शोबाई ने कहा, तो चलो अपना फ़ोन ढूंढो। शाहजहान अब अपना फ़ोन ढूंढने लगा, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने कहाँ रख दिया। तो वो फ़ोन ढूंढने लगा, उसे फ़ोन मिला तो वो डेड था। शोबाई ने उसे चार्ज पे लगा दिया। शाहजहान वापस से अपनी पेंटिंग में बिजी हो गया। तो शोबाई ने कहा, इसे खोलो, देखो किसी के मैसेज आ गए होंगे। तो शाहजहान ने बस एम्बैरेसिंगली हंसते हुए अपने फ़ोन को खोला। फिर जिस जिस चीज़ को, मतलब वो सोशल मीडिया वगैरह तो यूज़ नहीं करता था, फिर भी उसने देखा कि कौन कौन से मैसेज आए, मेल्स आए हैं, वो सब देखा। और फिर उसमें उसे वो ऑर्फनेज वाला मेल मिला। तो वो मेल पाने के बाद शाहजहान ने शोबाई से पूछा, अब ये क्या नई दिक्कत है, क्या हुआ? शोबाई ने कहा, तो जहान ने कहा, अरे ये ऑर्फनेज से मेल है, इसमें तुम्हें लेकर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया है, अब मॉम डैड के आधी ट्रिप छोड़ के आएंगे। शोबाई ने कहा, मॉम डैड को क्यों परेशान करना, तुम चलो। साजा ने कहा, इसमें स्पेसिफिकली पेरेंट्स को बोला है। तो शोबाई ने कहा, कुछ नहीं होता, वैसे भी अगर मैं वहां जाकर सबको बीच में बोल दूंगी कि तुम मेरे डैड हो तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा। शाहजहान ने उसकी तरफ छोटी छोटी आंखें करके देखा, मतलब डाउट से कि मतलब इसका दिमाग भी चलता है। उसने शाहजहान के सर पर टपली मारते हुए कहा, मैं किस एंगल से तुम्हारा डैड लगता हूँ? शोबाई ने कहा, अगर सही समय पर शादी हो गई होती ना तो सच में मेरी उम्र की तुम्हारी बेटी होती। शाहजहान ने शोबाई की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे बूढ़ा कहने की कोशिश कर रही हो? इस पर शोबाई बेड से कूद गई और फिर घर में भागने लगी और जानसन भी उसके पीछे भागने लगा। इस तरह से दोनों की मस्ती चलती रही। दूसरी तरफ इबो भी फ्राइडे को लैंड कर चुका था। शोबा के साथ उसने थोड़ी देर बातें की और जैसे कि वो डिसिप्लिन पर्सन था, मतलब कोई मस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े आराम से उसकी बातें होती रहती थी। उसी तरह से उसने शोबा के साथ बातें की। फिर दोनों ने साथ में डिनर किया, बिल्कुल वो चॉपस्टिक वाला डिनर। वो करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। बिल्कुल सन्नाटा, घर में कोई शोर नहीं, कुछ नहीं। अगले ही दिन अब सभी लोग, मतलब ये जो बीजिंग में रहते थे, वहां से वो पहाड़ी के लिए निकले। रास्ता थोड़ा सा दूर था, मतलब 5-6 घंटे सफर में लगते थे और वो इवेंट भी दोपहर का था। सो सब लोग सुबह सुबह जल्दी निकले और टाइम पर उस ऑर्फनेज में पहुंच भी गए। ये ऑर्फनेज बहुत ही सिंपल सा था, मतलब कोई लग्जरी नहीं, कुछ नहीं। कुछ सिस्टर्स और कुछ हेल्पर्स और उनके साथ कुछ छोटे बच्चे एक नेचर के साथ
उनके ज़्यादा कनेक्शन था। वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। सो ईवो शाहजहान अपनी जो उनकी व्हीकल्स थी वो नीचे वाले गांव में पार्क करके फिर वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के उस पहाड़ी की तरफ चल दिए जहाँ पर वो ऑर्फनेज बसा हुआ था। वहाँ पर भी कुछ 2-4 घर थे। सो फाइनली ये सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। पहले ही वहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा साफ था, शुद्ध था, बादल घूम रहे थे और सब कुछ बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये पूरे पेरेंट्स जिन्होंने भी 7-8 कपल थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, वो सब लोग भी वहाँ पर आ चुके थे। उन सब का वहाँ पर बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। यूबिन, ईबो भी आ चुके थे, शाहजहान भी था, उनके सभी के बच्चे भी थे, कुछ 10-12 बच्चे होंगे जो वहाँ से अडॉप्ट करके कपल्स ले गए थे। वो सभी लोग आपस में मिलने के लिए खुश भी थे, आंखों में चमक थी। कुछ कुछ लोगों को जानते थे, कुछ लोगों को नहीं भी जानते थे। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि बीजिंग में कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है, वो बाद में कैसे कनेक्ट कर सकते थे। ये सब तो बात हुई बच्चों की। पेरेंट्स भी खुश थे, वो भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते थे, ग्रुप बनाना चाहते थे ताकि किसी को कोई परेशानी हो या फिर किसी के रिलेटिव्स में किसी को कुछ अडॉप्ट करना हो, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ईबो ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। वैसे भी वो ऑन स्टेज अलग दिखता था, मतलब बहुत सारी पियर्सिंग, बहुत सारा मेकअप, और ऑफ स्टेज वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह लग रहा था। कोई शो ऑफ नहीं, कोई ज़्यादा बातें नहीं। वहाँ पर कुछ जो लेडीज़ थी वो ईबो को देखकर उसे पूछ भी रही थी, क्या तियान तियान तुम ही हो, पांग तियान तियान जो शोज करता है? पर ईबो ने इस बात से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसका नाम ईबो है। वेल, उनका डाउट तो चल ही रहा था और वो ईबो को परेशान भी करने लगी थी, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ईबो इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसे मिला एक लड़का जो बिल्कुल बनी की तरह दिख रहा था, दांत आगे थे, हंस रहा था और शायद अपने डॉक्टर से कुछ सुन के उससे माफी भी मांग रहा था। ईबो को वो सही लगा, मतलब उसे बातें बातें करने के लिए। शाबा को तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। दूसरी तरफ शाओरन जो जहान को इस बात पर चिल्ला रही थी कि वो बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं है, किसी से बातें नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस यहाँ पर आके एक कोने में तो पक्के बैठा है। उसका कहना था कि जाओ जाकर लोगों से मिलो। इसी तरह से तो वो वांग ईबो से मिलेगा। इधर यूबिन, जिसे ज्यादा कुछ बोलने का स्पेस नहीं था, उसकी अथॉरिटी नहीं थी ज्यादा कुछ बोलने की, इसलिए वो चुपचाप ईबो को फॉलो कर रहा था और बार बार शाओबाओ से कह रहा था कि कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। उनकी इशारों इशारों में बातें हो रही थी इन तीनों की, शाओबाओ, शाओ बाई और यूबिन। वेल, वहाँ पहुँचते ही इन लोगों को वेलकम करने के बाद उनके लिए स्नैक्स का अरेंजमेंट कर दिया था। तो ईबो अपनी प्लेट लेकर वहीं जाकर बैठ गया जहाँ पर शाहजहान था और फिर उस लड़की की तरफ देखने लगा जो बहुत फियर्स थी और शायद अपने डैड को सुना रही थी। तो ईबो ने वहां जाकर कहा, तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं है? तो उस लड़के ने ईबो की तरफ देखकर कहा, क्या? तुमने क्या कहा? ईबो ने कहा, अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तो वो लड़की अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे अपने भाई से बात करने के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी उसने देखा शाओबाओ और यूबिन और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये ईबो है। अरे बाप रे, उसने तो पहचाना ही नहीं, क्योंकि ईबो हमेशा बहुत कुछ चेहरे पे, कभी गॉगल्स पहनता है, कभी कोई पेंट करता है, कभी इयररिंग्स पहनता है, उसके अलग अलग तरह के बाल होते हैं, पर यहाँ पर तो वो बिल्कुल ही सिंपल लग रहा है, ब्लैक रावन कलर के बालों में, एक सिंपल से पर्पलिंग फेस के साथ जिसमें कोई मेकअप नहीं है और चेहरे पर इतने सारे ब्यूटी स्पॉट्स हैं। तो वो फटाक से उसे पहचान तो नहीं पाई थी। ऊपर से उसका एंगल भी अलग था, मतलब नीचे से ऊपर वो ईबो की तरफ देख रही थी, तो उसे समझ नहीं आया कि यही ईबो है। तो ईबो वहां पर बैठ गया शाओबाई के बिल्कुल सामने। ईबो कहने लगा, देखो जरा मेरे बेटे को, वो थोड़ी भी मस्ती करता है, कितना डिसिप्लिन है। शाओबाई ने शाओबाओ की तरफ देखकर कहा, डोंट कंपेयर मी विद योर लूजर सन। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या कहा तुमने? शाओबाई ने कहा, देखो, मुझे जो बातें पसंद आती है वो मैं मुंह पे करती हूँ, जो बातें जरूरी होती है
वो मैं सामने से बता देती हूँ। वैसे भी मॉम डैड ने अपने 25 साल के भाई की तरफ इशारा करके वो कह रही थी, मेरे सर डाली है ये 5-6 साल की बच्ची। तभी शाहजहान ईगो की तरफ देखकर बोला, आप इसे ना माइंड मत कीजिए, ये ऐसी ही है, बहुत समझदार बनने का दिखावा करती है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए इसकी सारी बातें भी मानता हूँ। ईगो ने कहा, तो बच्चों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। शाहबाई ने कहा, हाँ, और बड़ों को भी अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, क्या आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे? अब तो ईगो और शाहबाई की आपस में अच्छे से झड़प होने लगी। मतलब ईगो जो भी कुछ कहता, शाहबाई के पास उसका हर एक चीज़ का जवाब होता और ऊपर से वो कुछ क्राफ्ट्स भी कर रही थी और शाहजहान उसे खाना खिला रहा था। इसे देखकर ईगो ने कहा, तुम अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकती, इसके लिए भी तुम्हें असिस्टेंट चाहिए? तो शाहबाई ने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, मिस्टर, आपको कोई प्रॉब्लम? क्या आपने कभी भी अपने बेटे के साथ फूड शेयर नहीं किया? आपको नहीं पता फूड शेयर करने से प्यार बढ़ता है? कि वो अपने बेटे की तरफ देखने लगा। शौबाव जो आराम से बिल्कुल जेंटलमैन की तरह अपना खाना खुद से खा रहा था। इधर शौबाई और शाहजहान एक ही बोल से खाना खा रहे थे। इनफैक्ट शौबाव से जब थोड़ा सा खाना गिर गया तो वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया जैसे ही वो उसे डांट देगा। तो ईगो ने शौबाव की तरफ देखकर कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आराम से खाना खाओ। ये देखकर शौबाव के चेहरे पर बहुत ही बढ़िया वाली मुस्कुराहट आ गई। तभी वो को लगा कि शायद उसके ही पेरेंटिंग में कोई तो दिक्कत हो रही है कि उसने शौबाव को इतना डरा कर रखा है। शौबाव खुश हो गया तो ईगो ने अपने बोल से एक पीस निकाल कर शौबाव के बोल में डाल दिया। इससे तो शौबाव और भी ज्यादा खुश हो गया और उसने हिम्मत करके अपने बोल से एक पीस निकाल कर ईगो के मुंह के सामने पकड़ा। ईगो को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर पहली बार उसने शौबाव के चॉपस्टिक से खाना खाया तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मतलब जैसे उसका दिल भर आया है, किसी ने प्यार से उसके लिए कुछ किया, खासकर उसके बेटे ने, तो उसे बड़ा अच्छा लगने लगा। वेल, सबका खाना खत्म हो गया तब तक शौबाई ने अपने हाथ से कुछ ब्रेसलेट्स बना लिए थे। उसने एक ब्रेसलेट शौबाई को देते हुए कहा, लो इसे पहन लो, इसे हम दोनों सेम सेम लगेंगे। तभी यूबिन ने कहा, आप दोनों तो वैसे ही सेम सेम हो। ये सुनकर इबो और शाहजहान दोनों ने भी फटाक से शौबाई और शौबाव की तरफ देखा। सच में दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे शुरुआत में एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वेल, तभी बच्चों को बुलाया गया और दोनों बच्चे वहाँ से चले गए। यूबिन भी उनके साथ साथ चला गया, ये देखने के लिए कि बच्चे सेफ है। इधर इबो और शाहजहान दोनों ही पीछे रह गए। शाहजहान मुस्कुराया तो इबो ने भी हल्के से चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। वैसे उसे इस चीज़ की आदत तो नहीं थी, पर अभी-अभी उसका दिल खुश हुआ था, इसलिए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब शाहजहान ने खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हाय, मेरा नाम शाहजहान है। पांगी वो ईवो ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए। शाहजहान ने कहा, हमारे बच्चे ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं, आई थिंक वो ट्विंस है। ईवो ने कहा, हाँ, हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है? शाहजहान ने कहा, और तुम्हारा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? इलाइट स्कूल में, ईवो ने जवाब दिया। तो शाहजहान ने कहा, हमारी शौबा भी उसी स्कूल में पढ़ती है। उनके क्लासेस के नाम पूछ लिए गए। तभी शाहजहान ने कहा, पता है, कुछ टाइम पहले शौबाई ने एक लड़की को पीट दिया था, कहीं वो शौबा तो नहीं था? उसके बाद उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और इन दोनों को ये खबर पता चल गई। मतलब ये कंफर्म हो गया कि शौबाई ने शौबाव को ही पीट दिया था और फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। शाहजहान ने कहा, तो ये दोनों हमारे बच्चे जो है वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं? हीबो ने कहा, हो सकता है, और अगर वो दोस्त है तो हमें आपस में भी कॉन्टैक्ट शेयर करने चाहिए। सो उन दोनों ने आपस में कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दिए और जैसे ही ईवो ने शाहजहान के प्रोफाइल आईडी को देखा, उसने कहा, तुम पेंटर हो? शाहजहान ने कहा, हाँ, मुझे पेंटिंग्स पसंद है। वेल, उस पिक को बड़ा करते हुए ईवो ने देखा कि शाहजहान जो वो पेंट पीछे कर रहा था, वो जो बड़ा सा कैनवस था, उसके ऊपर जो पेंटिंग थी वो ईबो के घर में अभी अवेलेबल थी। ईबो ने कहा, ये पेंटिंग तो मेरे पास है। शाहजहान ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पेंटिंग मैंने बनाई है।
ईवो ने कहा, कहीं तुम कॉपी तो नहीं करते? शौर्य ने कहा, नहीं, मेरा एक्चुअल आर्टिस्ट नेम सीएन है। ईवो ने कहा, सीएन? तो तुम फेमस आर्टिस्ट सीएन हो? वाओ, मुझे तुम्हारे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी सीएन ने अपने फ़ोन में कुछ और डॉक्यूमेंट्स निकाले। उसके जो पेंटिंग्स के बायर थे उसकी वो लिस्ट थी, उसमें से सबसे पहला नाम था वांग ईवो। शाहजहां ने कहा, ओह, तो तुम वांग ईवो हो, तुमने मेरी सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स खरीद ली है। तुमसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट इसी फंड की वजह से मैं जल्द ही अपना एग्जीबिशन रखने जा रहा हूँ, अपना सिंगल एग्जीबिशन। ईवो ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। दोनों को भी एक दूसरे को प्रोफेशन जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब दोनों को जैसे समंदर में तिनके का सहारा होता है वैसा लग रहा था। दोनों भी बिल्कुल सोशलाइज नहीं थे। ऐसे में आपस में वो मिल रहे थे, बात कर रहे थे। इससे दोनों को भी ऐसा लगने लगा कि चलो कोई तो मिला अपने जैसा। अब ऐसे ही दोनों बातें करने लगे। ईवो ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए? शाहजहां ने बताया कि वो यूरोप की ट्रिप पर गए हैं और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए ऐसे ट्रिप बार बार करना पॉसिबल नहीं है। हम छोटा सा बिजनेस रन करते हैं, पापा को थोड़ा सा टाइम मिला इसलिए वो ट्रिप पर चले गए और मुझे शौबे के साथ आना पड़ा। वेल, ईवो ने इतना सब तो नहीं पूछा था, पर शाहजहां को वो कंफर्टेबल लग रहा था इसलिए वो अपनी बातें कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए और तुमने इतनी जल्दी एक बेबी को अडॉप्ट कर लिया? पहले वो कहना तो नहीं चाहता था, मतलब सब कुछ वो खुलकर नहीं कह सकता था, पर पता नहीं क्यों उसने शाहजहां से कहा कि ये मेरे प्यार का हिस्सा था। शाहजहां ने कहा, तुम एक बेबी को अडॉप्ट कर सकते हो प्यार के लिए? तुम तो किसी एनिमल को भी कर सकते थे। ईवो ने कहा, एनिमल्स की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, उन्हें बहुत टाइम देना पड़ता है और वो समझाने पर चीज़ों को समझते नहीं हैं। वेल, एक बेबी का केस अलग होता है। अगर उसे बताओ कि तुम्हें शांत रहना है, चुप रहना है, तो वो समझ जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। जानवर ऐसे नहीं होते। और पता नहीं मेरे मैनेजर ने क्यों इसे सजेस्ट किया कि मुझे ज़्यादा इसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, मेरी टीम इनको संभाल लेगी, नानी संभाल लेगी, ड्राइवर संभाल लेगा, इसलिए मैंने ये सब अरेंजमेंट्स करवा दिए। फिर भी इतनी कम एज में शाहजहां का डाउट अभी तक गया नहीं था। ईवो ने कहा, वेल, जितनी कम एज है उतनी जल्दी बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं, उन्हें बचपन में शेप देना भी आसान होता है और जब तक मेरा करियर ख़त्म होगा मेरे बेटे का शुरू होगा। सो ये सारी थिंकिंग थी। और शाह वो डांस भी बहुत अच्छा करता है, तो हमारी कंपनी को इससे फ़ायदा होगा। शाहजहां ने कहा, अच्छा, ये सारी चीज़ें भी होती है। वेल, उसने इतना तो सोचा ही नहीं था। वो तो अपने उसका आर्टिस्टिक दिमाग इन सब चीज़ों को प्रोसेस भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो बस मुस्कुरा दिया। दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं थे कि गॉसिप करने लग जाए। इंट्रोडक्शन हो गया था और स्ट्रेंजर्स की तरह वो अभी बस एक दूसरे की तरफ देखकर, नजरें चुराकर शाहजहां मुस्कुरा रहा था कि वो तो बस देख रहा था, फिर सामने देख रहा था, फिर शाहजहां की तरफ देख रहा था, फिर सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर ज़्यादा एक्सप्रेशन भी नहीं थे। तभी उन्हें कोऑर्डिनेटर की तरफ से बुलावा आ गया। उन्हें ही नहीं, सभी पेरेंट्स को, क्योंकि सभी बच्चों को वो सब तो पहले ही ले गए थे। अभी सभी पेरेंट्स उस हॉल में एंटर करने लगे। अभी तो सभी गार्डन में बैठे थे, तो सभी हॉल में एंटर करने लगे। तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी टेबल है और उसके पीछे बच्चे छुपे हुए हैं और सिर्फ उनके हाथ, किसी का पाँव ऐसे ही बाहर है, मतलब। और जो कोऑर्डिनेटर है वो कह रही थी कि अपने बच्चों के पैर देखकर आपको अपने बच्चों को पहचानना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आपका अपने बच्चों पर कितना ध्यान है, आप उन्हें सही से पहचान पाते हो या नहीं। टास्क तो मुश्किल था, कुछ लोगों के लिए इजी भी था क्योंकि वो सच में अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही अटैच थे। लेकिन ईवो और शाहजहां, मतलब दोनों ही इन दोनों के साथ, अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे, तो दोनों के लिए ही मुश्किल था। तभी ईवो ने देखा कि एक हाथ पर ब्रेसलेट बंधा हुआ है, इनफैक्ट 2 हाथों पर ब्रेसलेट बंधा हुआ है। सो वो समझ गए कि इन दोनों में से एक शाओबाई है और दूसरा शाओबाओ है।
पर उन दोनों को पहचाने कैसे, क्योंकि फिर भी ऑप्शन ए या ऑप्शन बी इसमें आकर अटक जाते हैं। तभी शाहजहां आगे आया और उसने शाहबाई को तुरंत ही पहचान लिया और उसके हाथ को पकड़कर कहा कि ये शाहबाई है। तो बचा हुआ हाथ शाहबाई का रहा जिस पर ब्रेसलेट बंधा हुआ था। सो इबो ने भी शाहबाई का हाथ पकड़ लिया और इसी तरह से बाकी सारे पेरेंट्स ने भी अपने अपने बच्चों को डिस्कवर कर लिया। और इसमें सबसे पहले शाहजहां जीत गया और दूसरे नंबर पर इबो जीत गया। और इस छोटी सी जीत के लिए उन दोनों को 2 टॉफीज भी मिली। यहाँ से आगे बच्चों को उनकी स्किल्स दिखाने के लिए ले जाया गया कि कौन क्या अच्छे से कर सकता है और सारे पेरेंट्स बन गए ऑडियंस। अब इबो और शाहजहां वापस से एक साथ बैठ गए क्योंकि दोनों बच्चों के पास तो यूबिन था। बाकी पेरेंट्स तो कोई कोई अपने बच्चों पर ध्यान रखने के लिए जा रहा था, कोई हेल्प करने के लिए जा रहा था। उसी तरह से यूबिन भी कोऑर्डिनेटर की हेल्प ही कर रहा था। वेल, शाहजहां और इबो आपस में बैठ गए। इबो ने तुरंत शाहजहां से पूछा, तुमने कैसे पहचान लिया? तो शाहजहां ने कहा, उसके ब्रेसलेट से। इबो ने कहा, पर ब्रेसलेट तो दोनों ने पहना था। शाहजहां ने कहा, शाहबाई के हाथ लड़की होकर भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो बस मैंने उसके हाथ को छूते ही पहचान लिया। इबो को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची है, उसके हाथ मजबूत होंगे, ये क्या चीज़ है। शाहजहां ने हंसते हुए कहा, एक्चुअली में मेरी और शाहबाई की एक आदत है कि हम छोटी उंगली को अलग करके रखते हैं। वेल, ये आदत उसके मम्मी ने उसको सिखाई है, तो बस उसी से मैंने उसे पहचान लिया। इबो को इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था। शाहजहां ने कहा, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। इबो ने कहा, अच्छा ठीक है। अभी सभी लोग अपने फ़ोन से वीडियोस वगैरह निकालने लगे बच्चों के, और बच्चे भी अपनी अपनी कला सबके सामने दिखाने लगे। शौबा आ गया, उसने एक बहुत अच्छा सा गाना गाया। शौरन आ गई, उसने एक छोटी सी स्पीच दी। इधर शाहजहां सभी बच्चों को जब भी वो आते थे चीयर करता था। ये वो तो बस उन्हें देख रहा था। एक्चुअल में वो खुद भी एक बच्चे जैसा ही था, बस बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की वजह से बहुत ज़्यादा मैच्योर लगता था, पर ऐसा नहीं था। वो भी छोटा ही था और उसे ऐसा लगता था कि हाँ, उसके कोई छोटे भाई बहन वगैरह है जो चल रहा है उनका कुछ, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पर शाहजहां बिल्कुल एक गुड पेरेंट की तरह सबको सराहना करता जा रहा था, सबको तालियां बजाता जा रहा था और किसी किसी के वीडियोस निकाल रहा था जो भी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल, कहते हैं ना, एज मैटर्स, बिल्कुल वैसा ही कुछ था। वेल, यहाँ इंडोर का प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। इसके बाद बच्चों को 2 ऑप्शन चूज़ करने थे, या तो वो पूल पार्टी कर सकते थे या ट्रैक कर सकते थे। बहुत सारे पेरेंट्स ने पूल पार्टी चूज़ की। वहाँ पर लेडीज़ स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नाच रही थी, मतलब कुछ स्लिम थी लेकिन कुछ फैट भी थी। वो यहाँ पर ऐसे नाच रही थी, ये देखकर ईवो को लगा, क्रॉस, ये मैं नहीं कर सकता, तो उसने ट्रैक चूज़ किया। इधर शाहजहां ने भी उन सबको देखते हुए कहा कि मैं इन सब के बीच में कैसे जाऊँगा। तभी यूबी ने कहा, आप दोनों टेंशन मत लीजिए, आप बच्चों को यहाँ मेरे पास छोड़ दीजिए और आप ट्रैक करके आइए, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए। इबो ने उसकी तरफ डाउट से देखा तो यूबी ने कहा, वेल, कोऑर्डिनेटर कह रहे थे। इन दोनों को ये बात पसंद आई और वो दोनों बाकी 1-2 पेरेंट्स जो थे वो भी पूल पार्टी नहीं करना चाहते थे। उन सबके साथ मिलकर वो सब लोग ट्रैक करने के लिए चले गए। उन्हें अच्छे से बता दिया गया कि उन्हें कहाँ से कहाँ तक जाना है। ऊपर एक छोटा सा टेम्पल था, वहाँ जाकर ये सब लोग वापस आने वाले थे। सो इबो और शाहजहां दोनों भी ट्रैक के लिए निकले। उन्होंने साथ में कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया था, बस थोड़ा सा फूड और पानी, और बस मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़नी थी और वापस आना था। इतनी ज़्यादा दूर की जगह भी नहीं थी, एक आध घंटे का रास्ता था। सो वो चल दिए। जाते हुए बातें करने लगे। शाहजहां ने इबो से पूछा, वेल, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इतनी कम एज में एक बेबी अडॉप्ट करने के बारे में क्यों सोचा। इबो ने कहा, सच बताओ तो मैं खुद भी एक ऑर्फन हूँ और मुझे बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट करने हैं। शाहजहां ने कहा, बहुत सारे बच्चे? इबो ने कहा, हाँ, मैंने शुरू से सोच लिया था कि मैं डोनेशन दूंगा, ये सब करूँगा। फिर मैंने मैनेजर ने कहा कि ये एक अच्छा
प्यार हो सकता है। इसलिए शाहबा को मैंने अपने साथ रखने का सोच लिया। वैसे भी उसकी बहन को किसी ने तुम्हारी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, तो वो अकेला पड़ गया था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले गया। और शाहबा सच में बहुत डिसिप्लिन बच्चा है, सो उसे उसके साथ रहने में मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई। शाहजहां ने कहा, पर अगर तुम्हारी आगे फैमिली बढ़ गई और वो उसने शाहबा को एक्सेप्ट नहीं किया तो? ईवो ने कहा, मेरी फैमिली नहीं हो सकती। शाहजहां ने कहा, ऐसे कैसे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ईवो एक पल के लिए रुक गया और शाहजहां की तरफ देखकर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। शाहजहां ने कहा, अरे पर हुई तो। ईवो ने उसका हाथ थाम लिया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके कान की तरफ झुककर बोला, क्योंकि मुझे लड़के पसंद है। ईवो की बात सुनकर जहान वहीं फ्रीज हो गया और ईवो ने फिर उसके बम्पर मारते हुए कहा, अभी चलो, हमें जल्दी से वापस भी तो जाना है। वेल, शाहजहां इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ाने लगा। ईवो ने उसे पीछे जो वो रह गया था उसे देखकर कहा, अरे क्या हुआ, कहीं तुम्हें भी तो लड़के पसंद नहीं है? इस बात पर शाहजहां बहुत बुरी तरह से कांप उठा। ईवो जो एक दो कदम आगे बढ़ चुका था, उसे डाउट हुआ कि शाहजहां उसे फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो वहीं रुक गया और फिर उसने मुड़कर शाहजहां की तरफ देखा और एक दो कदम फिर नीचे आ गया। शाहजहां के सामने खड़े होते हुए बोला, क्या हुआ? क्या तुम ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? वैसे अभी दुनिया बहुत बदल गई है, लोग खुलेआम अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। तभी शाहजहां ने कहा, मुझे भी। ईवो ने कहा, व्हाट? शाहजहां ने कहा, मुझे भी। आई मीन, वो आगे बोल नहीं पाया। ईवो ने कहा, लड़के पसंद है? आर यू गे? शाहजहां इस बात पर बहुत बुरी तरह से शर्मा गया। तो ईवो को काफी अजीब सा लगा। उसने कहा, अच्छा चलो। पर इसके बाद दोनों के पास भी बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। एक अलग ही फीलिंग थी। शाहजहां का दिल बहुत ऐसे कंटेंट हुआ था कि चलो, मुझे भी मेरे जैसा कोई मिल गया। एक्चुअली उसके सोशलाइज ना होने का कारण भी यही था। उसके प्रिटी फेस की वजह से उसे काफ़ी बुलिंग सहनी पड़ती थी और उसे आज तक कोई ऐसा गे पर्सन मिला भी नहीं था जिससे वो खुद के दिल की बात कर सके। उसके पेरेंट्स को उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में पता था। इनफैक्ट शाहबाई को भी पता था, बट शाहजहां इस चीज़ को ज़्यादा नॉर्मल नहीं कर पाया। लेकिन आज उसे दीवांगी वो मिला जो कि खुद भी एक गे है और वो ओपनली इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। सो उसके लिए ये काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ ईवो को भी थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था कि उसने आज तक कितने सारे लोगों को बताया था कि हाँ वो गे है। इनफैक्ट उसने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि वो गे है। फिर भी उसे कोई ऐसा प्रिटी सा लड़का मिला नहीं था कि जिसके साथ जब वो कन्फेस करेगा तो उसके एक्सप्रेशन इतने अलग से होंगे। किसी किसी को डिस्गस्ट लगता था या फिर कोई कोई उसे प्रेज करता था कि हाँ भाई कितना ओपन माइंडेड है, बट ऐसे शर्माना, ब्लशिंग करना, ये तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इधर जहान अब ईवो की तरफ देख भी नहीं रहा था और ईवो की भी हालत कुछ अलग ही नहीं थी। दोनों बस क्वाइटली उस टेम्पल की तरफ जा रहे थे। बाकी के दो जो पर्सन थे वो कब के टेम्पल में जाकर वापस भी निकल चुके थे, लेकिन शाहजहां और ईवो उनकी ना तो वो ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ पा रहे थे और टेम्पल तो उनको होकर आना ही था, तो वो बड़े धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे। ईवो ने कहा, इस स्पीड में तो हम शाम तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। कहाँ? शाहजहां ने चौंक कर कहा। ईवो ने उसके चेहरे के सामने हाथ फिराते हुए कहा, हेलो मिस्टर शाओ, कहाँ खोए हुए हो? शाहजहां बस शर्मा कर दूसरी तरफ देख रहा था। ईवो ने कहा, कम ऑन, तुम इतना भी मत शर्माओ कि जैसे मैं तुम्हें कोर्ट चाह रहा हूँ। कम ऑन, बी अ मैन। शाहजहां अब भी उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि वो दी ईवो के साथ जा रहा है और वो भी के है। हर एक चीज़ अब शाहजहां को अलग लग रही थी। अगर उनके हाथ ब्रश भी हो रहे थे आपस में, वो दोनों
कुछ इंचेस से आस पास भी आ रहे थे, तब भी शाहजहां के दिल की धड़कन इतनी तेजी से बढ़ रही थी, उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। दोनों साइलेंटली बस उस टेम्पल की तरफ जा ही रहे थे। तभी अचानक से शाहजहां का पैर किसी चीज से टकराया, तो उसके मुंह से आवाज निकली। ये देखकर वो तुरंत ही रुक गया। फिर वो जान की तरफ देखकर बोला, क्या तुम सही से चल भी नहीं सकते? ये कहते हुए वो नीचे बैठा। उसने देखा कि जान के पैरों में थोड़ी सी चोट लगी है। फिर वो उस चोट को देखने लगा, साफ करने लगा, और फिर उसने वहां पर बैंडेज भी चिपका दिया। ये सब करते हुए जान बस ईवो की तरफ ही देख रहा था, और मतलब वो उस चीज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके पैरों को छू रहा है। उसके पैर तक पूरे लाल हो चुके थे। ईवो ने कहा, ओ कम ऑन, क्या तुमने पहले कोई पर्सन नहीं देखा क्या? शाहजहां ने नामे सिर हिलाया। ईवो ने कहा, तभी तो। दोनों वापस से आगे बढ़ने लगे तो ईवो ने कहा, अपना पैर बचा कर। जान ने कहा। उसकी आवाज अब सही से निकल भी नहीं रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जान ने पूछा, अच्छा तो तुम्हें ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है? ईवो ने कहा, हाँ, मैंने बहुत सारे कपल्स देखे हैं, मतलब गे, लेस्बियन, यहाँ तक कि मैं गे क्लब में भी गया हूँ। जान ने कहा, ऐसे क्लब्स भी होते हैं? ईवो ने कहा, ऑफ कोर्स होते हैं, और वहाँ पर सिर्फ गे लोग जाते हैं। जान ने कहा, कहाँ होते हैं? ईवो ने कहा, यहाँ भी है, बीजिंग में भी है। सच में? जान आंखें बड़ी बड़ी करके बोला। तो ईवो ने कहा, हाँ, तुमने कभी मतलब नोटिस नहीं किया? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? जान ने करके कहा, नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है। एक्चुअली मैं, ईवो ने कहा, घर से बाहर ही नहीं निकलते। जान थोड़ा सा शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, एक्चुअली, ईवो ने कहा, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? जान ने कहा, हाँ। ईवो बोला, वैसे दोस्त तो मेरे भी नहीं है, लेकिन मैं बातें कर लेता हूँ। जान ने कहा, बातें तो मैं भी कर लेता हूँ। ईवो ने कहा, हाँ, दिख रहा है। वैसे तो तुम शर्माने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, फिर भी कह रहे हो कि बातें कर लेते हो। जान ने फिर से शर्माते हुए कहा, वो एक्चुअली हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है ना। तभी अचानक से ईवो के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने जान को वहीं पर एक पेड़ पर पिन करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें कितना पास चाहिए? इतना पास ठीक है? जान का गला सूख गया, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस वही पेड़ के तने से चिपक कर रह गया। ईवो ने जान के नाक पर बुक करते हुए कहा, कम ऑन बेबी गर्ल, अभी चलो, हमें जल्दी वापस भी जाना है। वेल, ईवो वहां से पीछे हट गया, लेकिन जान वहीं पर खड़ा था। मतलब उसकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। इस चीज को प्रोसेस करना तो अब उससे हो ही नहीं रहा था। ईवो वापस से जान के पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे वहां से खींच कर ले गया। अभी तो ईवो को जान के हर एक रिएक्शन से मजा आ रहा था। मतलब उसे टीज करना कितना आसान था, और ये कितना भोला भी था। मतलब छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा एक्साइट हो जाता था, ब्लश करने लगता था। तो ईवो को ये सब देखकर मजा आ रहा था कि किसी इनोसेंट को वो बिगाड़ रहा है, और वो इनोसेंट उससे 4-5 साल बड़ा भी है। वेल, अब दोनों की आगे बातें बढ़ने लगी। शाहजहां ने ईवो से पूछा, वैसे तुम्हें ये कब पता चला? ईवो ने कहा, कब मतलब, नॉर्मली कुछ मैं 14 साल का रहा हूँगा तब मुझे पता चला। और तुम्हें? शाहजहां ने कहा, सेम, मैं 8th क्लास में था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एसेक्सुअल हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियाँ पसंद ही नहीं थी। बट फिर, ईवो ने कहा, फिर? शाहजहां ने कहा, फिर मैंने एक एक ड्रामा देखा, उसका मेल लीड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा ये तो वियर्ड है, क्योंकि यूजुअली तो लड़कियां देखते हैं, बट मुझे उसका मेल लीड अच्छा लगा। मतलब उसे काफ़ी अच्छे से दिखाया गया था। ईवो ने कहा, अच्छा, तो वो तुम्हारा क्रश है? ईवो ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मुझे पीएल फॉल्ट के बारे में पता चला, तो मैं स्टोरीज पढ़ने लगा, फिर उन चीज़ों को अपने ड्राइंग्स में उतारने लगा। ईवो ने कहा, ड्राइंग्स में? शाहजहां ने कहा, हाँ, मेरी हर एक ड्राइंग ऐसे ही अधूरे प्यार पर है। ईवो ने कहा,
तभी मुझे वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो उस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते। अभी शाहजहान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था नई नई चीज़ें सीखने के लिए, जो कि ईवो के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल थी, बट शाहजहान के लिए वो चीज़ मानो वो ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा था। इधर ईवो को भी उसकी क्यूरियस आंखें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये लड़का ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब इतनी छोटी से छोटी बात इसके लिए इसकी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो रही है, गाल लाल हो रहे हैं, चीक बोन्स ऊपर उठ रहे हैं, कान लाल हो रहे हैं, ये शर्मा रहा है। ईवो ये सब कुछ देख रहा था और कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लगने लगा था कि जिस तरह से वो हर एक चीज़ जो नई शाहजहान को बताता था, शाहजहान उस पर जिस तरह से रिएक्ट करता था, ईवो को ये सब बहुत ही अच्छा लगता था। अब दोनों वापसी के रास्ते पर थे और ऐसी ही बातें बहुत सारी चल रही थी। ईवो अपने वर्ल्ड के बारे में शाहजहान को बता रहा था कि कैसे वो इस इंडस्ट्री में आया, कितनी छोटी उम्र में उसने आइडल की ट्रेनिंग शुरू की, फिर कैसे उसका एक बॉय बैंड बना, उसके साथ वो सारी मस्ती करने लगा, मतलब छोटी से छोटी चीज़ें, दूसरे दूसरे देशों की चीज़ें, वहाँ की लैंग्वेज और काफ़ी सारी फ़नी चीज़ें ईवो शाहजहान को बताने लगा और शाहजहान भी हंसते हुए, कभी शर्माते हुए ईवो की सारी बातें सुनने लगा। दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। आखिरकार जब वो ऑर्फनेज सामने देखने लगा, तब शाहजहान के कदम अपने आप ही थोड़े से धीमे हो गए। ईवो जब अपने फास्ट स्पेस से वैसे ही चलने लगा और उसने पाया कि शाहजहान उसके साथ नहीं है, तो उसने मुड़कर देखा, शाहजहान थोड़ा सा पीछे था। तो ईवो ने भी अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले और फिर वो भी धीरे धीरे चलने लगा। शाहजहान ने कहा, वेल अब हम ऑर्फनेज पहुंच जाएंगे। ईवो ने कहा, हाँ बट कोई बात नहीं, हमने कांटेक्ट तो एक्सचेंज किए हैं, हम बातें करते रहेंगे। शाहजहान ने कहा, सच में तुम मुझसे बातें करते रहोगे? ईवो ने कहा, हाँ क्यों नहीं। शाहजहान ने कहा, हाँ वैसे तुम बातें तो बहुत बढ़िया करते हो। ईवो ने कहा, हाँ और तुम भी, वैसे मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताया, तुमने नहीं बताया। शाहजहान ने कहा, हाँ वेल मैं इतनी जल्दी बता नहीं सकता, और पता नहीं तुम मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर पे हंसने लगोगे। ईवो ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है फिर मिलते रहेंगे, ईवो ने कहा। तो शाहजहान ने कहा, कब? ईवो चौंक गया, फिर वो बोला, जल्द ही। शाहजहान ने फिर से पूछा, कहाँ? अब तो ईवो सच में सोच में पड़ गया। उसने कहा, क्या तुम क्लब आना चाहोगे? गे क्लब? शाहजहान ने पूछा। ईवो ने कहा, गे क्लब? वेल नहीं, मुझे वो सब जगह ज़्यादा पसंद नहीं है। तो शाहजहान ने कहा, तो कहाँ? ईवो ने कहा, ऐसे ही घूमने के लिए। शाहजहान ने पूछा, कहाँ? ईवो ने कहा, तुम्हें क्या पसंद है? शाहजहान ने कुछ सोचकर कहा, क्या तुम मेरी आर्ट गैलरी आना चाहोगे? ठीक है, ईवो बोला। और फिर दोनों एक्चुअल में ऑर्फनेज में आ गए। वहाँ पर बच्चों का बहुत कुछ खेल कर हो गया था, पूल पार्टी हो गई थी, बाकी सब लोगों ने इवनिंग स्नैक्स भी कर लिए थे और अब सब लोगों की वापस जाने की बारी थी। ये दिन बहुत अच्छा बीता था, मतलब ईवो और शाहजहान दोनों को भी एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। अब सब लोग वापस जाने लगे। शाहजहान ने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? ईवो ने कहा, पर मैं गाड़ी लाया हूँ। तभी यूबिन बोला, सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी गाड़ी मैं लेकर जाऊँगा, आप चाहे तो आ सकते हैं एक गाड़ी में। शाहजहान इस बात पर मुस्कुरा दिया और ईवो को भी ये अच्छा लगा। शाह भाई और शावा भी अब जिद करने लगे कि चलो चलो डाडा हमारे साथ चलो, और अंकल वांग चलो ना, इसी कार में चलते हैं। तो फिर शाह भाई और शाहबाओ दोनों कार में पीछे बैठ गए और शाहजहान और ईवो दोनों आगे बैठ गए। ईवो पैसेंजर सीट पे, शाहजहान गाड़ी चला रहा था। लगभग 2 घंटे बाद सभी कैजुअल बातों के बीच में, मतलब बच्चों की मस्ती के बीच में, जहाँ पर शाह भाई लगातार
सन को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और वहाँ पे उन्होंने जो कुछ भी किया वो बता रही थी। शाओबा तो काफ़ी देर तक चुप बैठा था और फिर वो भी बताने लगा, मतलब शाओबा की संगत में वो भी थोड़ा बहुत खुलकर बताने लगा। ईबो को डैड डैड पुकारने लगा। ईबो ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे शाओजन को लगातार ईबो के लिए डैड सुनकर बड़ा अजीब सा लगता था। लगभग 2 घंटे के बाद शाओबा कहने लगी, सन सन तुम्हें ज़रा भी कॉमन सेंस नहीं है ना? शाहजहां ने कहा, अब क्या किया मैंने? शाओबा ने कहा, हम लगातार 2 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं और तुमने कहीं पर गाड़ी रोकी तक नहीं, ये तक नहीं पूछा कि डिनर का टाइम हो गया है और हम लोगों को भूख भी लगी है या नहीं। शाहजहां ने कहा, अच्छा बहना आपको भूख लगी है? शाओबा ने कहा, हाँ ये बिल्कुल हुई ना मेरी डीडी जैसी बात। चलो अभी रुको। ठीक है शीशे, कहते हुए शाहजहां ने गाड़ी रोक दी और फिर वो सब लोग डिनर के लिए बैठ गए। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर सभी लोगों ने एक साथ डिनर कर लिया। शाओबा ने जानबूझकर शाओबा को कुछ ज़्यादा ही खिला दिया, जिसके साथ मतलब उसने भी काफ़ी ज़्यादा खाना खा लिया। शाहजहां तो शाओबा की तरफ देखकर कह रहा था, तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो और तुम भी इतना ज़्यादा क्यों खाना खा रही हो? वैसे तो तुम इतना ज़्यादा नहीं खाती। शाओबा ने कहा, नहीं नहीं आज हम बहुत ज़्यादा खेले हैं ना, तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ सकती है। शाहजहां ने कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे। इधर कुछ देर बाद शाओबा ने जहान का फ़ोन लेकर यूबिन को फ़ोन लगाया, कॉल लगाया और उसे बाकी की सारी बातें डिस्कस की। इधर शाहजहां उसकी तरफ देखकर कह रहा था, ये तुम क्या कर रही हो? शाओबा ने कहा, कुछ नहीं, मैं अंकल यूबिन से कह रही थी कि उन्हें भी डिनर कर लेना चाहिए। और अंकल वांग, आज रात के लिए आप हमारे घर पर क्यों नहीं रुकते? ईबो इस बात से मतलब कुछ सोचने लगा। उसने कहा, वेल हमारे घर बस कुछ ही देरी की दूरी पर है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे रुकना चाहिए। शाओबा ने कहा, ओ कम ऑन, घर पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी देर हो जाएगी। शाओबा भी सो चुका होगा और मैं भी, तो बेटर है कि आप हमें सुलाकर फिर आपस में थोड़ी सी गपशप कर लो। शाहजहां ने कहा, शाओबा क्या हो रहा है? शाओबा ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे कह रही थी, आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं तो बेटर होगा कि आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लो। वो क्या कहते हैं उसको, डेट? शाओबा ने कहा। इस बात से शाहजहां के कान फिर से लाल हो गए और ईबो बहुत बुरी तरह से खांसने लगा। शाओबा ने कहा, क्यों, क्या आप दोनों फ्रेंड्स डेट पर नहीं जा सकते? अब फ्रेंड्स डेट पर? शाहजहां ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। शाओबा बोली, हाँ नहीं तो क्या, हमारी डबल डेट ही लग रही है, हमारी सिबलिंग्स डेट और आप दोनों की नॉर्मल वाली डेट, मतलब ब्रदर्स डेट। ओके? शाहजहां ने ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने शाओबा की तरफ देखकर उसके फेस को रीड करने की कोशिश की। शाओबा बहुत ही ज़्यादा मासूम दिख रही थी, पर ईबो समझ पा रहा था कि ये लड़की जितनी दिख रही है उतनी मासूम है नहीं, इसके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। वेल, उनका खाना हो गया और इधर शाहजहां बिल पे करने के लिए चला गया। मतलब उनका चल रहा था कि कॉन्ट्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर तभी शाओबा ने शाहजहां के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी बेटर होगा कि तुम बिल पे करो, वरना मुझे तुम्हें लेक्चर देना पड़ेगा। शाहजहां ने कहा, नहीं नहीं मैं देता हूँ। ईबो ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की, तभी शाओबा ने कहा, मिस्टर वांग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, शाहजहां जाओ बिल देकर आओ। शाहजहां वहाँ से चला गया तो ईबो ने कहा, मिस बाई, तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ओह बेझिझक पूछ सकते हो, शाओबा ने कहा। ईबो ने कहा, क्या ये सब तुम दोनों की प्लानिंग है, हम दोनों को मिलाने के लिए? शाओबा ने कहा, ओह वाह, मैंने जितना सोचा था आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले। ईबो ने कहा, सच में? मतलब क्या ये इवेंट भी उसी का हिस्सा था? शाओबा ने कहा, ऑफ कोर्स। ईबो ने अब शाओबा की तरफ देखा तो शाओबा ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए। ईबो ने कहा, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता, ये ज़रूर पूरी की पूरी तुम्हारी प्लानिंग है। शाओबा ने कहा, वेल देखिए मिस्टर वांग, हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो और
आप मतलब झांझन से ज़्यादा समझदार लग रहे हो, तो बेटर होगा कि आप थोड़ी कोशिश करो। इबो ने कहा, कैसी कोशिश? शाओबाई ने कहा, वेल कि आपको समझाना पड़ेगा डेटिंग किसिंग एंड। इबो ने कहा, समझ गया, मैं समझ गया, प्लीज़। शाओबाई ने कहा, तो क्या अब मैं आपको डैड बुला सकती हूँ? इबो ने कहा, वेल इतनी जल्दी क्या है, आई डोंट। शाओबाई ने कहा, सोचना भी मत, और अगर मेरा झंझन माना नहीं ना तो हम उसे किडनैप कर लेंगे। वैसे भी वो ट्यूबलाइट है, उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, तो आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। इबो ने कहा, आई थिंक। तभी जहान वापस आया और बोला, ये क्या बातें चल रही है? शाओबाई ने कहा, कुछ नहीं, मिस्टर वांग तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इबो तो वही थम गया, मतलब उसका दिल बड़े ज़ोर से धड़कने लगा। क्या कहना चाहते हो? शाहजहां ने इबो की तरफ देखकर पूछा। तो इबो ने कहा, कुछ नहीं। शाओबाई ने कहा, कुछ नहीं, वो घर जाकर बता देंगे। ओ अच्छा ठीक है, शाहजहां ने कहा। और शाओबाई ने अब बात को काटते हुए वापस से अपने गेम्स और कुछ स्टडीज़ के बारे में बात करना शुरू किया। शाहजहां अब भी चुप चुप कर इबो की तरफ देख रहा था और इबो का भी सेम हाल था। वेल दोनों बच्चे अब वापस से जाकर गाड़ी में बैठ गए और कुछ ही देर में दोनों सो भी गए। इधर इबो और जहान दोनों के बीच में एक ऑकवर्डनेस था, मतलब इबो अभी भी सोच रहा था जो भी शाओबाई ने कहा, और जहान वो तो अपनी ही दुनिया में था, उसके लिए तो एक बिल्कुल नई दुनिया खुल चुकी थी इबो के साथ। अब आगे का पूरा रास्ता जहान कोई गाना लगाता, फिर उसमें कुछ तो ऐसे रोमांटिक सा प्ले होने लगता तो वो तुरंत उसे बदलने लगता। ऐसे ही बहुत देर तक चलता रहा। कुछ देर बाद इबो ने कहा, तुम थक गए होंगे, मैं ड्राइव कर लूँ? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जहान ने कहा, और वो ड्राइव कंटिन्यू करता गया। कुछ टाइम बाद सभी लोग शाहजहां के घर पर पहुँचे। शाहजहां एक छोटे से बंगलो में रहता था। वेल इबो एक कॉन्डो में रहता था, अपार्टमेंट में और हाई सिक्योरिटी एरिया में। पर शाहजहां का ऐसा नहीं था। उसका शायद पीढ़ियों से चलता हुआ बंगलो था जो कि कुछ पुराने टाइप का था, लेकिन उसके सारे फर्नीचर वगैरह को रिनोवेट कर दिया गया था। सो मॉडर्न फर्नीचर के साथ आउटर एरिया जो था वो गार्डन से भरा हुआ ऐसा था। इबो ने उस घर को देखते हुए कहा, तुम्हारा घर तो काफ़ी अच्छा है। शाहजहां इस बात पर भी शर्मा दिया। दोनों दोनों सोते हुए बच्चों को अंदर लेकर गए और शाओबाई के बेड पर शाओबा और शाओबाई दोनों को लिटा दिया और फिर दोनों बाहर आ गए ऑकवर्डली। फिर शाहजहां ने इबो से पूछा, कॉफ़ी? हाँ ओके, इबो ने कहा। शाहजहां ने कहा, वैसे इस टाइम पे कॉफ़ी पियेंगे तो नींद नहीं आएगी, इबो ने बोला। शाहजहां ने कहा, तो क्या तुम बियर पीते हो? हाँ कभी कभी, इबो ने कहा। तो शाहजहां ने एक चिल बियर निकाली और फिर वो दोनों बालकनी में बैठ गए। दोनों के हाथ में एक एक बियर बॉटल थी और फिर स्टार्स को देखते हुए वो आपस में बातें करने लगे। वेल शाहजहां के घर पे गेस्ट रूम और 3-4 बेडरूम्स थे, बट ये था कि ना तो इबो का वहाँ से जाने का मन कर रहा था, ना ही शाहजहां को इबो को छोड़ने का मन कर रहा था। इसलिए दोनों शाहजहां के बेडरूम के गैलरी में बैठे हुए स्टार्स को देखते हुए बातें कर रहे थे। और ऐसे ही बातों में मतलब उनकी बियर ख़त्म हो गई। फिर शाहजहां इबो को अपना स्टूडियो दिखाने के लिए ले गया। वहाँ की पेंटिंग देखते हुए इबो ने उन पेंटिंग्स को खरीदने का भी मन कर लिया, तो शाहजहां ने उसे वो पेंटिंग्स ऐसे ही दे दी, मतलब फ्रेंडशिप टोकन की तरह। फिर इबो शाहजहां को कोई धुन सुनाने लगा, क्योंकि उसने वहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, तो वो धुन शाहजहां को सुनाने लगा। इस तरह से दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हुई। इधर रूम के अंदर से युबिन को कॉल लगाया गया था बाकायदा, और शाओबाई सोते हुए शाओबा को देखकर कह रही थी, ये तो गधा खर्राटे ले रहा है। युबिन इस बात पर हंस रहा था और शाओबाई बाहर की बातें युबिन को चुपके चुपके सुना रही थी। वेल युबिन ने कहा, शाओबाई अब तुम्हें सो जाना चाहिए, उन दोनों को मतलब डिस्टर्ब मत करो, तुम सो जाओ आराम से।
ओके ओके अंकल, गुड नाइट कहते हुए शोभाई अब फ़ोन साइड में रखकर सो गई। इधर ईवो और शाहजहान के बीच में बड़ा प्यारा सा मोमेंट चल रहा था। मतलब दोनों को बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आ रही थी, कुछ फूलों की भी खुशबू खुली खिड़कियों से आ रही थी। तभी बादल गरजने लगे तो शाहजहान ने तुरंत ही सारी खिड़कियां बंद कर ली। ईवो ने शाहजहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें बिजली से डर लगता है? नहीं तो, शाहजहान बोला। पर तभी लाइट चली गई। इस बात से ईवो ऑलमोस्ट चिल्लाया। तभी शाहजहान ईवो के पास गया और बोला, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? ईवो ने शाहजहान का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हाँ। शाहजहान ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। ये कहते हुए वो सबसे पहले तो बच्चों के कमरे में गए। वहाँ पर जाकर शाहजहान ने जो स्पेयर लाइट थी वो जला दी। फिर दोनों शाहजहान के कमरे में आ गए। शाहजहान ने अपना फ़ोन से फ्लैश लाइट चलाने की कोशिश की तो उसके फ़ोन में बैटरी बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो उसने कैंडल लाइट जला दी और फिर वो उनकी जो परछाई है उन्हें देखने लगे। दोनों बिल्कुल ही करीब थे, मतलब परछाई में बिल्कुल ही ज़्यादा करीब थे। तभी शाहजहान ने अपने हाथ से कुछ एक तोता बनाने की कोशिश की। ईवो ने भी कुछ बनाया। शाहजहान ने कहा, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ये कहते हुए उसने एक माइकल जैक्सन जैसा फिगर बनाया। तो ईवो ने एक स्नेक के जैसा बनाया। शाहजहान ने एक डांसिंग लेडी जैसा फिगर बनाया। तो ईवो ने शाहजहान की कॉपी करते हुए माइकल जैक्सन जैसा फिगर बनाया। ऐसा करते करते दोनों के हाथ आपस में टकरा गए और वो चीज़ ऐसे लगने लगी जैसे वो दोनों किस कर रहे हो। तो ना ईवो ने अपना हाथ पीछे हटाया, ना ही शाहजहान ने। फिर अचानक से दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ईवो का हाथ अपने आप ही शाहजहान के गाल पर चला गया। तो शाहजहान आगे झुका और दोनों बिल्कुल ही करीब आ गए। मतलब दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर फैन हो रही थी, दोनों के फेस हॉट लग रहे थे। शाहजहान ने हल्के से कहा, तुम्हें बुखार हो गया है? ईवो ने कहा, नहीं तो। फिर वो आगे झुका और शाहजहान भी आगे झुका। दोनों ने एक दूसरे के होठों पर अपने होठ रख दिए। पहले तो उन्हें लगा था कि ये बस एक किस तक ख़त्म होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। कब दोनों के हाथ एक दूसरे के शरीर पर घूमने लगे, कब वो एक दूसरे को टाइटली हग करने लगे और ब्रेथलेस होने तक किस करने लगे, उन दोनों को भी पता नहीं चला। और ये सब कुछ इतना ज़्यादा एडिक्टिव था कि दोनों भी पीछे नहीं हट रहे थे और लगातार एक दूसरे को सहला रहे थे, किस कर रहे थे। कब उनके कपड़े शाटर हो गए और कब वो दोनों आपस में टकराने लगे, पता तक नहीं चला। जब दोनों किस करके ब्रेथलेस होके वापस बेड पर गिरे थे, ईवो नीचे था, शाहजहान उसके ऊपर था। शाहजहान हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे बहुत सारी सर्टन चीज़ें पता नहीं थी, उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ईवो ने कहा, जानगा, तुम जो चाहे कर सकते हो। शाहजहान ने ईवो की तरफ देखा, मतलब वो श्योर नहीं था कि ईवो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो शाहजहान ने कहा, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। ये कहते हुए वो वापस से ईवो को किस करने लगा। ईवो ने कहा, आई नो सर्टन थिंग्स, आई कैन हेल्प यू। ये कहते हुए ईवो जहान को गाइड करने लगा कि सब चीज़ें कैसी करनी चाहिए। जहान ने मतलब ईवो ने बहुत सारी चीज़ें जहान को सिखाई, समझाई और जहान भी ईवो के गाइडेंस में वो चीज़ें सब कुछ वैसे ही करने लगा। ईवो ने पूछा, डू यू हैव सम लूब? तो जहान ने सर हिलाकर मना कर दिया। वैसे भी ईवो जहान से क्या पूछ रहा था, जहान को इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया तक नहीं था सही से। तो ईवो ने कहा, डू यू हैव स्किन केयर? तो जहान ने हाँ में जवाब दिया। तो ईवो ने उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वह सब चीज़ें जहान से मंगा ली। फिर उसने कहा, आई थिंक सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। जहान ने कहा,
श्योर, तुम कर सकते हो। ईवो ने कहा, आई थिंक आज रात तुम लीड कर लो। शाहजहां ने कहा, क्यों? ईवो ने कहा, क्योंकि फिर मैं करूँगा तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी। सो आज रात के लिए तुम कर लो, मैं फिर कभी करता हूँ। ईवो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत जानता था। एटलीस्ट उसने सेल्फ सर्विस तो कर रखी थी, चाहे बाकियों के साथ ना सही। सो वो सर्टन चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट था कि वो सह सकता है, जो कि जान के लिए प्रॉपर चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी। सो उसने जान को लीड करने दिया और उन दोनों ने लव मेकिंग की काफ़ी जेंटली। जान ईवो के साथ बहुत ज़्यादा जेंटल था और ये सब देख के ईवो की आंखों में आंसू आ रहे थे। जान ने कहा, हे क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें रुला दिया? ईवो ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे कुछ नहीं, कंप्लीट फील हो रहा है। तो जान ने उसके आंसुओं को अपने होठों से पोंछ लिया। वेल दोनों के लिए ये फर्स्ट टाइम था, तो दोनों को भी सही से कुछ भी कंट्रोल करना नहीं आ रहा था या फिर कुछ भी सही से नहीं हो रहा था। दोनों एडजस्ट कर रहे थे। ईवो को लगा कि चलो एक बार हो गया तो बस हो गया। ईवो अब अपने प्राइड को हाथ में लेकर फिर खुद को प्लेजर करने लगा। तो जान ने तभी उसका हाथ हटा दिया। ईवो ने कहा, क्या बात है? जान ने कहा, मैं आए? ईवो ने कहा, ठीक है। तो जान ने वापस से ईवो को बेड पर पिन कर दिया। ईवो को लगा कि शायद वो मतलब अपने मुंह से कुछ करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जान वापस से अपनी पोजीशन पर आ गया। ईवो ने कहा, ये क्या कर रहे हो? जान ने कहा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो वापस से अपने काम पर लग गया। ईवो तो शॉक ही हो गया, मतलब जान इतना रिपीट करेगा ऐसा उसने सोचा नहीं था। बट जान के लिए ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एक्साइटिंग हो रही थी और ईवो का उसका दिल तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। सो उसने वापस से जान को सब कुछ करने दिया। अब इसके बाद ईवो को लगा था कि हाँ अब ठीक है, अब हो गया, अब दोनों का भी हो गया तो अब शांत है। जान ने ईवो को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ईवो ने कहा, क्या बात है, सो जाओ। जान ने कहा, नहीं नींद नहीं आ रही। ईवो ने कहा, क्यों? जान ने कहा, क्योंकि मुझे और चाहिए। ईवो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बिहेवियर से मैच नहीं होती है? इतना कहते ही उसकी जोर से थोड़ी सी चीख निकल गई, क्योंकि जान वापस से उसके अंदर आ चुका था। सो वो दोनों काफ़ी टाइम तक, मतलब सुबह होने तक उनका चल ही रहा था कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और जान वो तो जैसे एक ट्रांस स्टेट में चला गया था। उसे लगातार ईवो चाहिए था। ईवो के बॉडी पर अभी बहुत ज़्यादा ही खीस पड़ चुकी थी, क्योंकि जान जैसे जैसे नई चीज़ें जान रहा था वैसे वैसे उसे सब कुछ ट्राई करना था। ईवो की पोर्टलैंड स्किन उसे ऐसे लग रही थी कि जैसे उसका वो कैनवस है और उस पर बहुत सारा आर्ट वर्क करना है। और जान ये सब चीज़ें देख रहा था, सीख रहा था और ईवो उसे मतलब मना भी नहीं कर रहा था और पता नहीं उन दोनों का क्या चल रहा था, पर उनकी मस्ती पूरी रात चलती रही। सुबह होते होते दोनों की आँख लग गई और दोनों भी इतने मतलब गहरी नींद में चले गए। इधर बेचारा यूबिन चला आया। उसने देखा कि उसके मास्टर्स बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके आराम से सो रहे हैं। तो उसने ही शौबे को उठाया, प्रिपेयर किया, स्कूल भेज दिया और फिर वो लिविंग रूम में आकर अपने बॉस का इंतज़ार करने लगा। फिर उसे लगा कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसने वहाँ पर एक चिट लाकर रख दी कि दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं, आप दोनों टेंशन मत लो और एंजॉय योर टाइम। जब ये दोनों दोपहर को उठे तो जान के मोबाइल पर ऑलरेडी मैसेज आ चुका था यूबिन का कि वो दोनों बच्चों को लेकर ईवो के घर चला गया है और वो शाम तक वहीं रहेंगे। फिर जब जान उठ जाए तो कॉल कर दे।
जहान ने युबिन को कॉल किया तो युबिन ने जहान से पूछा कि सब कुछ सही रहा। जहान शर्माने लगा। तभी इवो ने उसका फ़ोन लेते हुए कहा, युबिन गधी के बच्चे, ये सब तुमने क्या किया? मुझे तुम्हें पता है ना, मुझे वापस से टूर के लिए निकलना है। युबिन इवो से कह रहा था, सर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके मैनेजर को पहले ही कॉल कर दिया है, आपका टूर शेड्यूल हो जाएगा। और हाँ, जब तक ओल्ड शाओ कपल वापस नहीं आ जाता, प्लीज़ एंजॉय योर टाइम, मैं दोनों बच्चों का ख्याल रखूँगा। और हाँ, नेसेसरी चीज़ें मैंने सारी लाकर लिविंग रूम में रख दी है, तो आपको बाकी सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवो तो इस बात पर चौंक ही गया और जहान बिल्कुल उसके करीब था, सो फ़ोन को स्पीकर पर किए बिना ही उसे सारी बातें सुनाई दे रही थी। अब जहान बेड से उतरा। इवो की तो उतरने की हालत नहीं थी और जाकर उसने लिविंग रूम में देखा, वहाँ पर मेडिसिन का बॉक्स रखा हुआ था, जो कि कुछ भी इवो को चाहिए था। ऑइंटमेंट्स थे, पेन किलर्स थे। जहान वो सारी चीज़ें लेकर इवो के पास आया और इवो के सामने रखते हुए बोला, ये सब। इवो ने कहा, युबिन सच में वो भी बच्चों के साथ मिला हुआ है। जहान ने कहा, क्या बच्चों के साथ? इवो ने कहा, हाँ, ये सब इन तीनों का प्लान था, हम दोनों को मिलाने के लिए। हम दोनों को मिलाने के लिए? क्या तुम भी? इवो ने कहा, नहीं, मुझे तो शाओबाई ने बताया। शाओबाई? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, शाओजान ने कहा। तभी इवो ने उसे अपने करीब खींच लिया। जहान बेड पर गिर गया। इवो ने कहा, क्यों, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? जहान कुछ देर तक सोचकर बोला, रिग्रेट तो नहीं हो रहा है। इवो ने कहा, और होना भी नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसने जहान के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों वापस से किस करने लगे। इवो ने अब जहान को बेड पर पिन कर दिया और कहा, अब मेरी बारी। जहान ने कहा, सच में तुम इस हालत में हो? इवो ने कहा, वैसे भी अगर मैंने एग्रेशन नहीं दिखाया तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे। जहान ने कहा, वो तो मैं उठा ही लूँगा। ये कहते हुए उसने इवो को वापस से बेड पर पिन कर दिया और दोनों वापस से शुरू हो गए। इस चीज़ को ऑलमोस्ट 3-4 साल बीत चुके थे। आज इवो और जहान अपने वेडिंग अल्टार में आयल पर खड़े एक दूसरे के सामने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। इवो को आयल पर मिस्टर शाओ लेकर आए थे। हाँ, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, पर इस कपल ने उसे अपना बेटा ही मान लिया था। इनफैक्ट इवो का तो जहान से भी ज़्यादा लाड प्यार होता था, शाओबाई को भी और शाओबाओ को भी। उनके ग्रैंड पेरेंट्स मिल चुके थे। इवो ने अब परमानेंटली इसी घर में शिफ्ट कर लिया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, खासकर जहान और इवो, जो युबिन को अपना क्यूपिड मैच मेकर मान रहे थे और अपने दोनों बच्चों को देखते हुए खुश हो रहे थे। शाओबाई को भी अब इवो और शाओजान एज अ कपल अडॉप्ट कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वो पेपर वर्क भी कंप्लीट कर लिया था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दोनों ग्रूम्स एक दूसरे के रिंग एक्सचेंज करते हुए किस कर रहे थे। सभी लोग तालियां बजाते हुए उन दोनों को अप्रिशिएट कर रहे थे। जैसे क्यूबिन था, जो आसमान की तरफ देखते हुए आंखों में आंसू लिए कह रहा था, शीशे, आपके दोनों बच्चों को एक बहुत ही प्यारी फैमिली मिल चुकी है। अब मेरा काम पूरा हुआ। मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, ये सब मैंने पूरा कर लिया। आई होप कि आप हेवन से हम सबको ब्लेसिंग्स दोगी। अब उसके चेहरे पर भी एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट थी और वो वापस से शाओजान और इवो की तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। यहीं पर होती है हमारी ये प्यारी सी स्टोरी ख़त्म। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर एक नई रिक्वेस्टेड स्टोरी के साथ वापस से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वांगशान बबल में खुश रहिएगा। थैंक यू।